आज आप 54वीं ट्रेनिंग में पहले दिन बैठे हैं और जिस गति से जनता सरकार मोर्चा के साथी बढ़ रहे हैं और जिस तरह के लोग बढ़ रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में एक तो जो हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और दूसरी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि समाज के कुछ चुनिंदा सोच के लोग, कुछ चुनिंदा किस्म के लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं जो अभी तक घरों में बैठे थे। आप में से कोई ऐसा है जिसने मोर्चे की गतिविधियों को पिछले 1-1.5 साल से ऑब्जर्व किया हो और तब वो आज हिम्मत करा हो आने की? है ना? ये देखो ध्यान से, एक बार आपस में नजर दौड़ा के देख लो। ये देख रहे थे कि देखते हैं क्या क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या सोचेंगे, और आपके जैसे बहुत से लोग अभी घरों में बैठे बैठे देख रहे हैं। वो कुछ कच्चे होते हैं बेचारे, कान के कच्चे हो जाते हैं, कुछ अपने अकल के कच्चे होते हैं, कुछ बेचारे खुद से ही अपने दिमाग में ही कच्चे रहते हैं, वो अपनी सोच पे यकीन नहीं कर पाते, तो इसलिए कुछ विरोधी आदमी की कोई बात सुन लेते हैं तो उससे थोड़ा सा फिर आने को रुक जा, थोड़े दिन देख ला। और ऐसा कोई जिसने ये सोचा हो बीच में कि यार थोड़े दिन के बाद जाके देखेंगे फिर से, हो रहे तो मतलब है। इसका मतलब ये होता है कि देखो, कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी संगठन के साथ केवल तब जुड़ता है जब उसे वहां जुड़ने पर कोई वैल्यू एडिशन होती हो। वैल्यू एडिशन, हमेशा आदमी हर चीज की वैल्यू को देखता है, इसकी कीमत को। सबसे कीमती चीज जो इंसान किसी को दे सकता है वो है अपना समय। सबसे कीमती चीज है। मतलब टाइम इज मनी, ऐसा ऐसा करके बातें आपने सुनी होंगी। समय कोई व्यक्ति अगर किसी संस्था को या किसी व्यक्ति को दे रहा है तो ये समझ लो कि वो व्यक्ति उसके साथ ये महसूस कर रहा है कि उसको समय देने से उससे कीमती चीज उसको मिलती होगी, केवल तभी देगा वो समय, है ना? आप देखो, आप लोग जिसको भी समय देते हो, अपने परिवार को, गांव को या किसी काम को, जब आपको यह महसूस होगा कि वहां से उससे कीमती चीज मिलने वाली है तो ही आप वहां हिम्मत से जाओगे। कई बार हमें मजबूरी में जाना पड़ता है तो हम वहां समय देना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम बाहर घूमते हैं, आपस में दोस्तों से बात करते हैं। कई रैलियां में आपने हिस्सा लिया होगा जहां आपका मन नहीं था, आप किसी के कहने से चले गए, फिर वहां आप अंदर रैली में नहीं बैठेंगे, फिर आप केले वाले की रेडी ढूंढेंगे, फिर छोले भटूरे ढूंढ लेते हैं, भाई चल कोई और चीज ढूंढ लेते हैं, लेकिन उनका अंदर मन नहीं लगेगा वहां, क्योंकि वो देखते हैं कि यार मेरे वैल्यू, जो मेरा समय जितना कीमती है, यहां से वो चीज नहीं मिल रही है। परंतु जिस तरह से समाज के प्रबुद्ध लोग अपना समय मोर्चे को दे रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि यहां इस मोर्चे के लोगों की ऊर्जा इस लेवल पर वो महसूस करते हैं कि यार हमें इनके बीच में जाना चाहिए। जैसे वैद्य सुदर्शन जैसे लोग आपके बीच अगर आए हैं तो वो किसी तरह से हमने, अपने लोगों ने, मतलब ऐसे लोग जोड़े जो उनको ये यकीन दिला पाए कि आपको यहां आना चाहिए और अपना समय देना चाहिए। क्यों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपको समझना चाहिए और सोचना चाहिए हमेशा। बाद में कर लेना, कर दो, छोड़ दो, इस विषय में छोड़ दो। तो अभी आप इस बात को आपने कैसे लेना है? जब हम पहले दिन के सत्र में बैठे हैं तो हम यहां क्यों बैठे हैं, एक तो ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, आप सब लोगों को स्पष्ट होना चाहिए हम आपको क्या देने वाले हैं जिससे कि आप हमको अपना 3 दिन का समय दे रहे हो इतना कीमती। अगर वो उसकी वर्थ आपको महसूस नहीं हुई, मान लीजिए आपने जो 3 दिन का समय दिया और आपको 3 दिन के बाद ये लगा कि यार मेरे समय के कीमत की बराबर की चीज हमें यहां से नहीं मिली, तो आप अगली बार नहीं आओगे, ये भी हमको मालूम है।
जो यहां कुछ और लेने आया था और हम कुछ और परोसने लग गए तो भी अगली बार आप लोग नहीं आओगे, ये भी हमें मालूम है। झूठ बोलकर, लारा लगाकर, एक दो बार कह करके कि मेरे कहने से आ जा, मेरे कहने से आ जा, एक बार तो आप किसी को बुला सकते हो, अगली बार आप उसको अपने साथ नहीं ला सकते। इसलिए अगर हमें लंबा चलना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है या एक दूसरे की सपोर्ट लेनी है, तो ये आप लोगों के दिमाग में, दिल में क्लियर होना चाहिए कि हम यहां क्या करने के लिए बैठे हैं। मुझे स्पष्ट होना चाहिए कि मैं आपसे क्या चाहता हूं और मैं आपको क्या दे सकता हूं, और आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप हमसे क्या चाहते हैं और आप हमें क्या दे सकते हैं। हम दोनों के उद्देश्य कहीं भी अगर एक लाइन में नहीं आते हैं तो हम साथ में नहीं चल पाएंगे। मतलब हमारे सबके उद्देश्य एक होंगे तभी तो साथ चल पाएंगे ना। अब यहां से मान लीजिए हरिद्वार जा रहा हूं मैं, तो मेरे साथ तो वही जा पाएगा ना जिसको हरिद्वार जाना है। बाकी लोग क्या होगा, यहां से चलेंगे, कुछ इस सड़क तक साथ चल सकते हैं, कुछ आगे नहर तक, वो है ना अरब जाए तक जा सकते हैं, कुछ आगे मेन रोड तक जा सकते हैं, और कुछ हाईवे तक जा सकते हैं। किसी न किसी मोड़ पर जाकर तो आपको फिर अलग होना ही पड़ेगा, यदि आपका और हमारा एक जगह पर जाने का टारगेट नहीं है, अगर हमारी मंजिल अलग अलग है तो इसलिए हमारी मंजिलें हमें पता होनी चाहिए। आपको मालूम होंगी, मुझे ऐसा यकीन है। मुझे नहीं मालूम है कि आपकी क्या मंजिलें हैं, लेकिन मुझे अपनी मंजिल मालूम है। तो जितने साथी अभी तक मोर्चे में जुड़े हुए हैं, जो यहां सहयोग कर रहे हैं, जिन्होंने सारा अरेंजमेंट कर लिया है, मैं ये मानकर चला हूं कि उनको ऐसा लगता है कि जो मेरी मंजिल है उनकी भी वही मंजिल है, तो वो हमारे साथ तब से चल रहे हैं। जिनको बीच में लगा साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद कि नहीं भाई हम जिस मंजिल पर चले ये आदमी उससे अलग रास्ते पर जा रहा है, तो वो अपना रास्ता अलग कर लिया उन लोगों ने। इसी तरह से आज हम आपको कुछ बताने चलेंगे। आप कुछ तो आपने पिछले 2, 3, 4 साल की मेहनत, 3, 4 साल की हमारी बातें कुछ ने तो सुन ली होंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बस महीना पहले ही सुने थे, उनको लगा कि यार ये मेरे वाली बातें कर रहे हैं देवेंद्र भाई, तो चलो इनसे मिला जाए या चलो इनके साथ जुड़ा जाए। तो कुछ लोग लंबे समय से जुड़ने की कोशिश में थे, कुछ अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन सबको स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। एक तो इस मोर्चे में जुड़ने से पहले आपको सबको यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो उद्देश्य लेकर हम चले हुए हैं वो पूरा कभी नहीं होने वाला है। समझ गए? तो किसी को वहम हो कि भाई तुमने आज तक किया क्या है, तुमने क्या ही कर दिया, कल को मुझसे पूछने लगो तो यह सवाल आपका यही खत्म हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने मंजिल इतनी दूर की चूज करी है जो एक जीवन काल में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। मतलब वो तो हमारे जीवन काल में और आपके जीवन काल में भी वो संभव नहीं है। हां, आप उससे बेहतर कुछ अगर प्रोवाइड कर सकते हो, आप उससे बेहतर कुछ कर सकते हो या हमें आइडिया दे सकते हो, उससे अच्छा रास्ता, उससे अच्छी मंजिल कोई आप चूज कर सकते हो आपके बच्चों के लिए, तो फिर आपका स्वागत रहेगा। उससे कम में तो नहीं चलेगा। मतलब अगर आपके पास उससे कम का आइडिया है कि डॉक्टर साहब आपने तो यह बात कह दी यार, ये तो 100 साल लग जाएंगे, इसमें तो पूरा होने वाला, तो लग जाए भैया। अगर वो सबके लिए है, अगर उसमें पूरी दुनिया का भला होता है, अगर उसमें मेरी तीसरी पीढ़ी को जाकर के भी मिलती है, तो भी क्या घाटे का सौदा है? तब तक ट्राई मार लो, देख लो। नहीं होता है हमसे तो अगली पीढ़ी को बता दो कि भैया इतना ट्राई मार लिया, इतना तो कर लिया। इस टाइप के लोग मिले राजनीति में, इस टाइप के लोग मिले समाज में, इस टाइप के लोग मिले गली मोहल्ले में, इस टाइप के लोग मेरे परिवार में। ऐसे लोग होने चाहिए थे। अगर ऐसे लोग होते तो इस रास्ते तक हम लोग यहां तक पहुंच जाते। अब ऐसे लोग मिले नहीं,
मिले नहीं तो काम पूरा हुआ नहीं, काम पूरा नहीं हुआ तो ऐसे लोग ढूंढेंगे, और अगर ऐसे लोग नहीं ढूंढेंगे तो हम इस चीज के लिए भी दृढ़ संकल्प लेकर के चले हुए हैं, फिर अगली पीढ़ी से ऐसे लोग तैयार करेंगे, लेकिन हमें वही लोग चाहिए जिस तरह के लोग चाहिए। तो पर्पस हमारा क्लैरिटी एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारा प्रयास ये रहे कि, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें मालूम है कि हम लोग भी गलत कर रहे हैं, और फिर भी हम वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि एक तो पहली बात तो यार हम सारे के सारे, कोई 30 का है, कोई 35 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है यहाँ पे बैठा हुआ। अब 40 साल से हमारी को मेरे 46 का हो गया मान लो, तो 40 साल से मेरी को एक चीज पढ़ाई गई है, बताई गई है कि यही एक रास्ता है, ऐसे ही किया जा सकता है, यही हो सकता है। तो अभी हम जैसे लोगों को भी समझ में आने में थोड़ा टाइम लग रहा है कि यार छोड़ना है इन चीजों को, ये खराब चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं, ये नहीं करनी है। तो वो समय केवल वो लग रहा है, स्पष्ट अगर हमें हो गया है तो हमें पहले दिन से उसके लिए प्रयास शुरू कर देना है कि यार हम ठीक रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, सच के रास्ते पर। अब सच के रास्ते की पहचान क्या है? सच की पहचान क्या है? उसकी एक ही पहचान है कि उससे यहां बैठा हुआ और दूर कहीं बैठा हुआ एक भी व्यक्ति डिसएग्री नहीं हो सकता। क्यों जी? सत्य जो है, मैं कहूं, आप कहो, गांव वाला कहे, शहर वाला कहे, अनपढ़ कहे, पढ़ा लिखा कहे, पुराना आदमी कोई कहे, नया कहे, कुरान कहे कि गीता कहे, है भाई कोई भी कहे, मेरे हिसाब से यह बात है कि अगर वो सच है तो वो शब्द अलग अलग हो सकता है। जैसे मेरा नाम देवेंद्र भी है, कुछ लोग काला कह देते हैं मेरे को घर में, अब नाम अलग हो गया, मतलब वो तो देवेंद्र इस आदमी की बात हो रही है, ये बात सत्य रहेगी। ये सिंपल, बहुत सिंपल से सिंपल एग्जांपल मैंने लिया कि वो शब्दों का चयन अलग अलग हो सकता है, पर एग्जैक्ट जो बात है वो एक ही रहेगी। मान लीजिए मेरी और आपकी बात में कुछ फर्क है, तो ये कन्फर्म हो गया कि हम दोनों में से कम एक आदमी सच नहीं बोल रहा। क्यों जी? दोनों भी झूठे हो सकते हैं, और एक सच्चा और एक झूठा भी हो सकता है। मान लीजिए हमारी बातों में फर्क है, तो फिर उस फर्क को मिटाया कैसे जाएगा? उसको मिटाने का एकमात्र रास्ता है संवाद, कि चलो बात करके देखते हैं और सच तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और सच की खासियत यह है कि ना तो वो मतलब आपके और मेरे लिए अलग हो सकता, ना वो दुनिया में, सृष्टि में कहीं पर भी किसी का नुकसान कर सकता, किसी का नुकसान नहीं कर सकता। सत्य सबके भले के लिए कर चलेगा। अगर किसी का नुकसान कर रहा है तो आपको उसी दिन निशान लगा लेना है कि ये बात मैंने ऐसे सोची थी कि ये सत्य है, इसमें 100 में से 98 लोगों का तो फायदा हो रहा था, 2 लोगों का नुकसान हो रहा था, या सारे जीवों में से सारे जीवों का तो लाभ हो रहा, फायदा हो रहा था, 2 जीव थे ऐसे, चाहे वो केंचुआ हो, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो कोई और जीव हो महीन से महीन, कि उनका नुकसान हो रहा था। तो अब हमको ये पता लग गया कि चलो यहां तक 98% के फायदे की बात तक तो हम पहुंच गए, अभी हमें इससे आगे और जाना है जहां वो 2 जीव का भी नुकसान ना हो लास्ट में। नहीं समझे? यानी अपना जो टारगेट है वो ये नहीं है कि भाई हमको वो व्यवस्था स्थापित करनी है, वो तो हमसे नहीं होगी, हमको ये मालूम पड़ गया ना, क्योंकि उसको वो तो इतना बड़ा काम है, परमात्मा चाहे तो पता नहीं किससे कब करवा लेगा, वो तो उसकी मर्जी है। पर हम ऐसी जगह पर पैदा नहीं हुए हैं कि हम इतना बड़ा बदलाव एकदम से झटके में ला पाएंगे, पर हम ये देख लेंगे कि ये चीजें खराब हो रही हैं, इन चीजों का अल्टरनेट हमारे पास उपलब्ध है, उस अल्टरनेट तक जाना हमको पड़ेगा, उसके लिए क्या रास्ता अपनाएं, वो कैसे होगा? वो कहेंगे भैया ये तो बात शहर में तो संभव नहीं है, तो छोड़ दो, है? बोला छोड़ना भी संभव नहीं है तो प्लान करना चालू करो। नहीं समझे?
भाई मान लीजिए आज मेरे लिए शहर छोड़ना संभव नहीं है। अभी जैसे मान लो मेरे को कोई सवाल पूछता है, मैं कहता हूं कि भारत गांव में बसता है, गांव की जो कल्चर है वो भारत की कल्चर है। शहर जो पहले होते थे वो नगर की फॉर्म में होते थे। नगर में जो है वो गांव के उत्पादन से जो एक्स्ट्रा बच गया, सबकी जरूरतें जब पूरी हो गई, उत्पादन करने वाले लोगों की, मेहनत कश लोगों की, आपस में रहने वाले समाज की जब जरूरतें पूरी हो गई, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा, सरप्लस होगा, वो शहर में जाता होता था, नगर में जाता था। नगर फिर व्यापार का केंद्र थे, आगे दूसरे राज्य को भेजने हैं, दूसरे देश को भेजने हैं, वो काम नगर किया करता था। नगर में ही फिर उन व्यापारियों के लिए किसी को रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, वेश्यावृत्ति है, जुआ खाना है, दारू के ठेके हैं, मैखाने हैं, या और जितने भी दूसरे नशे हैं, वो केवल शहर में होते थे। मैंने तो वो गांव देखा है जहां मेरे गांव में ऐसा कोई गंदा काम होता ही नहीं था। आपने भी देखे होंगे, किसी ने तो अपने गांव, किसी ने देखे हैं जहां गांव के कल्चर में ये चीजें शामिल नहीं थी? आप में से है कोई? हाथ खड़ा करके बताओ जिन्होंने ऐसे गांव देखे हैं। यानी हमारा गांव, मतलब आपके भी गांव में कोई दारू का ठेका आज से 50-40 साल पहले नहीं होगा, कोई जुआ खाना वहां नहीं होगा, हर किसी की बेटी बहू हमारी हमारी बहन के बराबर रहती होगी। क्यों? ये कल्चर में शामिल था। लेकिन उसी वक्त शहर के अंदर, मैं जब 10th क्लास पास करके गया, करनाल शहर में मैंने जब दाखिला लिया, करनाल के एक बहुत रेपुटेड स्कूल में दाखिला लिया, ये कह करके कि ये यहाँ का सबसे बढ़िया स्कूल है। 95-96 के दौर में भी जिनके पास में कंप्यूटर और इंटरनेट जिन मतलब स्कूलों के पास था, उन स्कूलों में जब हमने दाखिला लिया, तो वहां के जो लड़के थे, 11वीं क्लास में पढ़ने वाले जो बच्चे थे, लड़के और लड़कियां दोनों के दोनों, माँ और बहन की इतनी गंदी गालियां देते थे कि हमारे ऐसा लगता था जैसे कानों में किसी ने मतलब उबलता हुआ, पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। मतलब मुझे याद है जब मेरे दाखिला हुआ स्कूल के अंदर, तो जुलाई में दाखिला हुआ था, क्योंकि हम लोगों को तो आदत थी ना कि गर्मी की छुट्टी जब तक रिजल्ट नहीं आता अगली क्लास में जाते नहीं। तो 10वीं हरियाणा बोर्ड से करी थी। आप जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक यहाँ शहरों में आदत थी कि अगले दिन से ही सेशन चालू, अप्रैल में ही पहले दिन से 11वीं का। हम आए जुलाई में, वो बोले कभी तक कहाँ थे? मैं कहा जी रिजल्ट आएगा जब भी तो आएंगे। अब रिजल्ट में करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप करा था मैंने तो। अब बोले अब तो दाखिला नहीं होगा। तो मैंने उसने देखा, अरे हरियाणा बोर्ड में इतने नंबर, कौन है ये? मैं दादी महाजी मैं हूं। बोले कहां से पढ़े? महाजी गांव के सरकारी स्कूल से। अब करनाल डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रखा था मैंने। यार हरियाणा बोर्ड में तो, हरियाणा बोर्ड में उन दिनों में जब हमारा टाइम था तो सीबीएसई में तो मार्क्स मिलते थे स्टेप वाइज, के 5 स्टेप का क्वेश्चन था, 2 कर दिए तो 5 में से 2 मिल जाएंगे। हरियाणा वालों में क्या था, या तो 0 या फुल, 2 ही ऑप्शन होते थे। भाई 5 नंबर का या तो 0 आएंगे या 5 आएंगे। और उसमें भी अगर कोई बच्चा 92, 98, 96, 86, 85 नंबर ले रहा है तो उनके लिए तो वो ये था कि सीबीएसई में तो ये स्ट्रेट टॉप कर जाएगा बच्चा। तो उनको लगा कि छोड़ना नहीं है, ये तो दाखिला इसका तो कर लेते हैं, तो उन्होंने दाखिला कर लिया। और पहले 15 ही दिन में वहां का माहौल देखा, वो हिंदी ना बोलने जी, अब हमें अंग्रेजी ना समझ में आए है, मतलब समझ में आ जाए तो लिखनी ना आए। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन तो थी कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से जो है गालियां इतनी गंदी गंदी देते हैं। फिर एक दिन उसने बाई चांस हमको दे दी, वो जो दे रहे थे आप उसमें। तो फिर तो वो हमें पता नहीं था, वो गांव का उसका स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था और हम ऐसे थे बिल्कुल सिंगल हड्डी। अब भैया हमने तो उठा के अपना कुर्सी ठोकी तो सिर फट गया उसका। वहां जो है फैल गया सारा कि भाई फलाने ने फलाना पीट दिया। ओके, वो उसको पीटने वाला कौन है? देखा तो मेरा, मैं सिंगल हड्डी, ये कौन पीटा? क्यों? मुझसे टीचर से मतलब गाली दे रहा था, गाली दे रहा था। ये तो नॉर्मल है गाली, मन नॉर्मल थोड़ी होती है गाली, हमने सुनी ही नहीं थी उस टाइम तक। हमारे गांव में ऐसा कोई कल्चर ही नहीं था कि किसी को माँ की बहन की गाली, क्योंकि आपकी बहन को मैं अपनी बहन मान रहा हूं तो मैं आपको बहन की गाली कैसे दे सकता हूं? मैं इस बात पे आपको बता रहा हूं कि बाद में नॉर्मलाइज हुआ, न्यू नॉर्मल बना गाली को सुनना।
आजकल तो नए नए जो बच्चे हैं वो चैटिंग में शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं गाली की। उस वक्त शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करते थे, उस टाइम तो सीधी पूरी गाली देते थे। हैं? अब आजकल के बच्चों के लिए वो नॉर्मल हुआ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई शहर जो है वो तो सबसे गंदे, घटिया, कमीने, समस्या से भागने वाले, बल्कि देश के लिए असली समस्या वाले लोग ही रहते हैं वहां। तो अब समझ में आ गया, मैं भी वहीं रहता हूं शहर में कि यार ऐसे लोग रहते हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा अब शहर से गांव में। और फिर दूसरी बात मुझे समझ में आ गई कि यार मेरा बच्चा, मुझे एक दिन समझ आया, चंडीगढ़ में कहीं किसी मीटिंग में बैठे थे, वो बोले जी आप कहां से? तो मैंने कहा मैं फफड़ाना से, करनाल में असंध के पास मेरा गांव है, ऐसा करके मैंने उनको बताया। अच्छा, उनको पता नहीं था कि यशस्वी जो है वो मेरा ही बेटा है, पास में बैठा था। उससे पूछा जी आप कहां से? वो मेरी तरफ देख रहा, बोला मैं कहां से? क्योंकि वो जब पैदा हुआ गांव में, उसके थोड़े दिनों के बाद मैं उसे ले आया करनाल में, 5 साल का था तो मैं उसे ले गया चंडीगढ़, 6 साल का था, 7 साल का तो मैं उसे ले गया चंडीगढ़। तो अब वो मेरे से पूछ रहा है मैं कहां गया। उसको चंडीगढ़ वाले सोच रहे हैं कि वो फफड़ाने का है, और जब वो गांव में जाता है तो गांव वालों में किसी को नहीं पता कि ये फफड़ाना का होगा, तो ये चंडीगढ़ का है। अब वो कहीं का भी नहीं है। मतलब शहर ने मेरी अगली पीढ़ी को ऐसा बना दिया, वो कहीं की भी नहीं रखी, कहीं की भी नहीं छोड़ी। मैं कम से कम कह पा रहा हूं कि मैं गांव का हूं, मैं उस जगह का हूं। उस दिन दिमाग खटका गया, अरे तो गांव तो जाना पड़ेगा वापस। ये तो बच्चे को तो जड़े ही मैंने उखाड़ दी अपने हाथों से, तो गलती हो गई। लेकिन गांव का माहौल नहीं है वैसा कि मैं उस इंटरनेशनल प्लेयर को, अब नेशनल लेवल का चैंपियन है, दुनिया को सिखा सकता है, खुद सीख रहा है, फिलहाल वो खेल रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर है। अब मैंने कहा इसका टैलेंट यूज करने के पास गांव के पास कैपेसिटी नहीं है, तो पहले इसका मतलब मुझे गांव पे काम करना पड़ेगा। मैं ये तो बता रहा हूं आपको प्रोसेस, कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे गांव जाना पड़ेगा 2016 में, 2016 में, तो मैं अपने गांव में जाकर अपने गांव पे काम करने के लिए मैंने बात चालू करी अपने गांव के सरपंच, मेंबरान, अपने पड़ोस, अपने लोगों के साथ। और जब मैंने उनसे बात करनी चालू करी तो उन लोगों को लगा कि बदलाव पॉसिबल नहीं है, तू अपना शहर में रह, अपना काम पे ध्यान दे। पड़ोस पे काम कर रहा, पड़ोस पे अपने चाचा ताऊ से बात की तो वो बोले कुछ नहीं बदलना है भाई, तू अपना शहर में रह, फालतू चक्करों में मत पड़। अब मेरे को तो बात समझ आ गई है कि ना भाई, इतना आसानी से तो मैं मानूंगा नहीं। और लोगों से बात करने की कोशिश की, स्कूल के मास्टर जी से बात करी, उससे पहले ही मैं एमएलए से, एमपी से, 2015 में तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिल आया था, जो अपना एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट था, जब उसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करी थी तब। लेकिन एक बात मुझे स्पष्ट हो गई कि कोई इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा, तो पड़ोस के गांव में काम चालू किया। फिर मुझे जो आज हम आपको जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और आपको लगता है कि भाई बुलारा बड़ा ज्ञानी बात कहता है, ज्ञान की बात कहता है, ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं आपना को, वो एक्सपीरियंस देखा हुआ है, वो देखा हुआ प्रैक्टिकली कि जिस आदमी की बात को गांव ने नहीं सुना, मतलब मेरे अपने पड़ोस ने नहीं सुना, मेरे पड़ोस के गांव का एक आदमी कभी इंटरनेट पे कोई मेरा काम सुन के या देख के, किसी की वीडियो को देख करके उसने मुझे कॉल किया कि मुझे आपसे मिलना है। मतलब मेरे ऑफिस में जो रिसेप्शन पे संभालती थी टेक कॉलिंग, उसको कॉल किया तो उसने बताया कि एक अपॉइंटमेंट है सर आज की आपकी। तो मैं उससे मिला, तो उस टाइम पे मेरी अपॉइंटमेंट की फीस मतलब 80,000 रुपए होती थी शायद, आज तो 1.5 लाख है। तो मैंने उससे मिला, तो मैंने जब उसका फिर वो फॉर्म देखा, जब उसके बच्चे की डिटेल देखी कि ये तो मेरे पड़ोस के गांव का ही बंदा है। मैंने कहा आप यहाँ कैसे पहुंचे? बोला जी उसकी वीडियो सुनी थी तो मैं आया था। तब मैंने उसे बोला कि तुम्हें पैसे देने की जरूरत थोड़ी ना थी। बोला जी इसने बताया ही नहीं। मगर आपने नहीं बताया होगा ना कि तू उस गांव से है। फिर भी चलो, जो बाकी की पेमेंट थी मैंने उन दिनों में गांव का नजदीक का होने की वजह, क्योंकि मेरे क्लाइंट तो आमतौर पर बड़े शहरों के मोटे लाले हुआ करते थे। अब मैंने ये देखा कि
वो आदमी ने मेरी वैल्यू देखी, वो अपने बच्चे को लेके मेरे पास आया, उसने मेरे से काउंसलिंग करी, मेरे से सलाह ली और फिर अपने गांव में जाके बताया। अब मेरे गांव ने जब मेरी वैल्यू नहीं सुनी, नहीं समझी, तो मैंने उसको फोन किया कि मैं तुम्हारे गांव में आना चाहता हूं। उसको लगा यार इतना बड़ा आदमी आ रहा है, जबकि वो आदमी अपने गांव और अपने पड़ोस में फेल हो चुका है और वो सोच रहा है कि ये बहुत बड़ा आदमी है। तो वो पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को ढिंडोरा पीट करके कि आ जाओ चौपाल में, आ जाओ, एक बहुत बड़ा आदमी, एक बड़ा डॉक्टर चंडीगढ़ से आ रहा है, वो वहां इकट्ठा करने लग गया। वहां जब मैंने अपनी बात रखी, अब कोई इस साइंस पे काम करने वाला पहला आदमी चंडीगढ़ से आकर के वहां कह रहा है मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसी ज्ञान, ऐसी विद्या फ्री में देना चाहता हूं। अब उनके दिमाग में खटका कि फ्री में तो कोई भी ऐसे नहीं देता। मेरा मकसद इतना बड़ा है, मैं अपने बच्चे के लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उसे अपनी जड़ों तक लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूं। उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो अभी भी मेरे काम को, मेरी मेहनत को, मेरे प्रयास को इस एंगल से देख रहा है, ये बदले में क्या चाहता है, इसको क्या मिलने वाला है। और वो फिर उसको कैलकुलेशन में लेता है, पता नहीं कैसे देखता है। वो बोलेगा जी आपके तो फीस देने वाले गांव में कोई नहीं, मुझे पता है कोई नहीं है, तो फिर आप क्यों धक्के खा रहे हो यहां चंडीगढ़ से आकर के। अबे मेरा दिमाग खराब है, मैं इतना ही समझा सकता हूं अभी तो तेरे को। अभी मैं इससे ज्यादा क्या समझा सकता हूं। मेरा दिमाग खराब है कि मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, वहां पंचकुला में टारगेट नहीं कर रहा हूं मोटे लालों को, पैसे वालों को। मैं गांव में आगे गरीब आदमी से बात करने की बात कर रहा हूं। तो मेरे दिमाग में कुछ खराबी होगी तभी आ रहा हूं मैं। पर तुम ये बात बताओ मैं गलत कर रहा हूं क्या। बोले ना, बात तो आपकी 100% सही है, लेकिन गांव में तो माहौल ही नहीं है। चलो मैं दूसरे गांव में ट्राई करता हूं। उसी को मैंने दूसरे गांव में जाने को बोला कि मैं, तुम दूसरे गांव में कोई जानकार हो तो फोन कर दो। उसने फोन कर दिया, खुद भी चला मेरे साथ। फिर दूसरे गांव में गए, फिर वहां से तीसरे में गए, फिर वहां से चौथे में गए, फिर वहां से 10-12 गांव के लोग इकट्ठे करके एक जगह पे एक गांव में बुला लिए। वहां 500,000 आदमी इकट्ठा हो गया। तो वहां का एमएलए कहने लगा तो चुनाव लड़ेगा एमएलए का। यार ये मतलब पहले गांव वाले सोच रहे थे ये सरपंची का चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है शायद। मैं बोला मैं सरपंची का चुनाव क्यों लड़ूंगा। बोला एमएलए का चुनाव लड़ेगा फिर ये। तो मैं बोला एमएलए का चुनाव तो मैं फिर अपने पंचकुला में नहीं लड़ूंगा यार, मेरी बात की वैल्यू भी ज्यादा समझेंगे यार। मैं यहाँ क्यों आगे लड़ूंगा इतनी दूर, रोज की रोज बाइक, मैं रोज गाड़ी उठा करके, मतलब 400 किलोमीटर का सफर जो है वो चुनाव लड़ने के लिए करूंगा। मैं वही जो 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में काम चल जाएगा जिसका। अब वो फिर प्रयास करा तो वहां के एसपी डीएसपी, अब उस टाइम पे तो मुझे भी समाज में उतरने का इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था कि इतना कड़क लहजे में आप एसपी से डीएसपी से या किसी थानेदार को बोल दो कि जा तरह से जो ताव कर लियो। जेल भी नहीं गए थे तब तक तो। वो भी तो मतलब थोड़ी मच्छी आती है ना फिर जेल वगैरह 2-4 बार ना गया तो हुआ था, लेकिन वो ये नहीं था कि किसी और के लिए जाया जा सकता, इस काम के लिए। यूनियन में रहते हुए गए थे, पर दैट वाज नॉट लाइक जेल। वो तो भीतर भी आंदोलन नहीं कर रहे थे हम लोग। लेकिन फिर एक दिन बात समझ में आती है कि यहां वाले लोग नहीं समझेंगे, तो फिर दूसरे किसी मतलब 300 किलोमीटर और दूर जाकर किसी गांव में जाके काम किया। वहां जाकर समझाया, वहां लोगों ने और बेहतर समझा। तो वहां से फिर मैंने अलग अलग लेवल पर बैठे गांव कि चंडीगढ़ के नजदीक के गांव की मेंटालिटी, पंजाब की मेंटालिटी, फिर हिमाचल की, फिर दिल्ली की, फिर अपने गांव की, अपने गांव के आसपास की, शहर के नजदीक वाले की, शहर के दूर वाले की, जिस गांव में कोई मंत्री नेता जहां से बना है उसकी, जहां पर नहीं बना है उसकी, जहां पढ़े लिखे ज्यादा है उसकी और जहां कम पढ़े लिखे हैं उनकी, जिनका जहां व्यापार जो है वो मुख्य है, जहां पर खेती मुख्य है, जहां पर तो नौकरी जहां ज्यादा है गांव में, फिर उन सब की मेंटालिटी को समझने का मौका मिला फिर मुझे कि मैंने सब तरह के गांव में देखा और मैंने देखा कि यहां जाओगे, यहां ये बात कहोगे तो इसका ये इंपैक्ट पड़ेगा, ये इस बात को इस एंगल से लेता है। तब मुझे क्लैरिटी होने लगी कि भाई ये भारत, इतनी ज्यादा विविधता इसके अंदर अभी है बची हुई अभी भी, कि आप एक लाइन से, एक भाषा से, एक उद्देश्य से, एक चीज से
इनको सबको बात नहीं समझा सकते। ये क्लैरिटी हुई तब पल्ले पड़ने लगा कि इसका मतलब हमको ऐसा करना पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा करना पड़ेगा। वो कुछ ने कहा कि ये सारा कुछ राजनीति से चलता है, तो हमने राजनीति करने की प्लान कर ली। फिर राजनीति इलेक्शन मैनेजमेंट की कंपनी खोली, नेता बनाने चालू करेंगे। हम कहा नेता बनाएंगे हम लोग ना, हमने ये 2016 की बात बता रहा हूं मैं आपको। इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी खोल ली, इलेक्शन लड़वाए। उससे पहले जिनके लिए किसी नेताओं के लिए पार्टियों के लिए फ्री में मैनेजमेंट किया करते थे, फिर हमने पैसे लेके करनी चालू करी। फिर हम उन जिनको आप नेता कहते हो, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी कहते हो, फिर उनके बीच बैठ करके ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से सीखा हमने कि उस तरह की ये इतना घिनौना काम है, ये इतने बेवकूफ बनाते हैं हमारे लोगों को, और हम ही मदद करते हैं इनको, हम जैसे लोग ही मदद करते हैं। फिर वो बात समझ में आई कि ओ ना भाई, ये इस रास्ते से भी नहीं बनेगी बात। अधिकारी भी नहीं करेंगे, मास्टर जी भी नहीं करेंगे, वकील भी नहीं करेंगे, जज भी नहीं करेंगे, जो दुकानदार है वो भी, व्यापारी भी नहीं करेगा। फिर करेगा कौन भाई? जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है वो भी आपकी मदद नहीं करेगा। जो किसी संगठन में है उसके पास भी पहले से सारी बंद है सारा, उसके वो हम मिले किस नेता से नहीं मिले हम? कोई किसान नेता हमने नहीं छोड़ा जी, कोई एनजीओ वाला नहीं छोड़ा हमने, कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं छोड़ा हमने मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप करना, भाई मेरे भड़क है कि मैंने करना है और मैं उस पर लगा पड़ा हूं कि शायद ये कर देगा। उसके पास 3 दिन लगो मिलने में, 2 दिन लगो, उसके घर पे बैठा रहो। ओ 2 बार तो आते जाते देख रहा, मैं कुर्सी में बैठा हूं, भाई साहब बात करनी 5 मिनट। अब उन्हें तो वीआईपी दिखाना अपने आप को, वो दौरे से निकल जाते हैं। फिर जब वो आता है तो भी वहीं बैठा हूं मैं। वो सब्र जो है उसने बहुत सिखाया। फिर तो एक दिन भी आया होगा, पूछ ही ले फिर नेताजी, अरे 2 दिन हो गए तो मैं यहीं बैठा, क्या चाहता है? मैं कहा बस 5-10 मिनट बात करना चाहता हूं। क्या बात करना चाहता है? मैं कहा सुन लो फिर एक बार बैठ के, चल आ जाना बैठ। फिर बैठ के उसको बात बताओ, अपनी अपने भीतर की बताओ कि ये आग है भीतर में, ये करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, ये है। कुछ नहीं बदलता, खाम खाई क्यों बला रहा साहब, परेशान हो रहे हो, सब नहीं चला है। मगर चल रहा है वो मान रहा हूं, लेकिन ये गलत हो रहा है, इसको बदला नहीं जाएगा। कौन बदलेगा इसको? अरे मगर जिसको लगता होगा कि गलत हो रहा है, आपको लगता है कि गलत हो रहा है, बोला हाँ तो फिर आप भी लाओ जो ना मेरे साथ, हम 2 हो जाएंगे। बोले ना हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर उसको ढूंढेंगे जिस पे टाइम हो। देखो, वो कहता है मेरे पास पावर नहीं है, तो मैंने पावर वाले ढूंढे कि चलो जिसके पास पावर है। पावर वाला कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैंने टाइम वाला टोल लिया। भाई जिस जो खाली बैठा उससे दो लेने जा गए। वो खाली वाला बोला मेरे में इतनी अकल नहीं है, फिर मैं अकल वाला टोल चला गया। अकल वाला बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर पैसे वाले टोल चले गए। पैसे वाला बोला मेरे पास टाइम नहीं है, यानी फिर टाइम वाले पे जाना पड़ेगा। नहीं समझे ना? पॉइंट को क्लियर समझ आ रही है आपको? किसी के पास समझ नहीं है कि बात समझ में आ जाए, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पावर नहीं है। और सारे काम करने के लिए सारी चीजों की जरूरत है, टाइम भी चाहिए, अकल भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए। फिर इसका मतलब सारे तोड़ने पड़ेंगे। अब जिसके पास पहले से पावर है वो हमारे साथ आएगा कि वो तो फिर मारे ना, तो ये पावर पर लेकर जाना पड़ेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो हमारे लिए क्यों सुनेगा, वो तो अपना धंधा बचाने के लिए तो हमारी मदद कर देगा। तो फिर हमारे वालों को भी पैसा भी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। कोई कहता हमारे पास टाइम, हमारे पास अकल नहीं है, तो इसका मतलब अकल भी हमने देनी पड़ेगी। ये क्यों ट्रेनिंग का सेशन चालू किया हमने? ये इसलिए चालू किया ना कि आ जाओ भाई, यहां एक बार आ जाओ, पहले एक बार वो आ जाओ जिन पर टाइम है। पहले शुरू शुरू में हमारे पास वहां है जिन पर टाइम था। फिर हमने देखा जिसने जरूरत है हमारे इस मुद्दे की वो आ जाओ। फिर हमने देखा भाई जिसमें अकल है वो आ जाओ। ये अकल आड़े आने लग गए मार दो रहा है। पहले अकल आड़े कम आया करते, पहले तो मेरे जैसे बेवकूफ ही थे, जो पागल थे, जिनके दिमाग सटके हुए थे, घर वालों ने रिजेक्ट कर रखे थे, घर वालों के किसी काम के नहीं, फैक्ट्री में जाया काम में। कितने सारे हैं जिनके घर के को तो पागल हो लिया, बताइए जरा। ये देखिए हैं सारे सारे घर पे मिल लेते थे, उनसे वहां आया करते हमारे पास, जो कि और किसी के काम के ही नहीं थे। ठीक है,
जिनमें अकल थी वो तो स्मार्ट लोग हैं, वो तो अपना धंधा करते हैं, वो तो अपना काम करते हैं, वो तो बिजनेस इफेक्ट होता होगा, तो जी सारे काम हमारे में जाते हैं। किसी को भाई यार देश समाज के लिए कुछ करो, बोले डॉक्टर साहब हमने तो बालक पढ़ने हैं। अच्छा मैं सूर पाला करूं भाई? यार बालक हम भी पाला यार, हम भी अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो ठीक है, हमें जरूरत से ज्यादा नहीं हमारे को चाहिए, हमें ये समझ में आ गया कि जितना चाहिए उतना राम जी करे देगा जुगाड़ को दिन की तरह। वो ठीक है, वो हमने देख लिया वो पैसे वाला पावर वाला कि वो लेके भी कुछ फालतू ऐसा कुछ कर नहीं पाए हम अपने बच्चों के लिए, तो फिर फायदा क्या उस स्टेटस का, उस पैसे का, जहां हम अपने बच्चे को एक अच्छा समाज ना दे पाए। मतलब क्योंकि पैसा जिसके पास आ गया वो समाज से कट जाएगा, समाज उसकी बात तो सुनने लग जाता है। मतलब लेकिन उसके पास समाज को सुनाने के लिए फिर हमारी तरह पूरा पूरा दिन तो नहीं होता। वो तो कहेगा ना 10 मिनट आऊंगा बस में, 15 मिनट आकर अपना भाषण दे के चला जाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं है टाइम उसके पास। फिर अरे यार तो अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएगा, अपने कमियां नहीं बताएगा, क्या क्या गलतियां होती है वो नहीं बताएगा, तो अगली पीढ़ी समझेगी कैसे? वो बताने का अगले के पास समय नहीं है। तो फिर इसका मतलब किसी ना किसी आदमी को अपनी अपना बिजनेस, अपना समझ, अपना नाम, अपनी रेपुटेशन दांव पे रख के उसको खड्डे में डाल के इस काम पे बैठना पड़ेगा, जिसमें समझ भी हो, जिस पर टाइम भी हो, जो पैसा भी कमा सकता हो या पैसा हो, है? या जिसके पास पावर भी हो, वो जब लोगों को बताएगा तो शायद समझ में आ जाए। क्यों जी भाई? मैं ये बात इसलिए बताया कि शुरू से लेकर आपको पहले तो ये देखना है कि ये चीज सही है। मुझे समझ में आया कि मेरे बच्चे को मैंने उसकी जड़ों से दूर किया, ये मुझसे बहुत भारी गलती हो गई, तो अब मुझे अपने बच्चे को वो जड़ वापस देनी है। ये काम सही है और ये करना पड़ेगा, ये करना चाहिए। और ये समझ में आ गया कि कोई और इस काम को नहीं करेगा, अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं करूंगा। और जब मैं करने चला तो मुझे पता चला मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अकेला हूं, ये तो सारा सिस्टम इतना गड़बड़ में है। तो जब मैं नहीं कर सकता तो मुझे और लोगों की जरूरत पड़ेगी, और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो मुझे वो लोग फिर उनको बताना पड़ेगा। अगर वो भी अपने बच्चों के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं तो उनको साथ आना पड़ेगा, और उसके लिए जिन जिन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी यदि वो है तो वो यूज हो जाएंगे, जब नहीं है तो भाई पैदा करांगे, लेकिन यू काम करांगे। यहां पे जाकर के बात को समझना है अपने को। अब ये मैं इस जीवन काल में कर पाया तो इस जीवन काल में करेंगे आप मिलकर, और जो इसमें नहीं कर पाए तो अगली पीढ़ी को बता देंगे बेटा इतना तो कर दिया, इस तक गई तुम कर लो। है ये हम डॉक्यूमेंटेशन भी करने जा रहे हैं अभी, इसका जो अपना काम अभी तक किया है अपन ने, इसको डॉक्यूमेंटेशन करके आगे तक हम लेकर के जाएंगे, ताकि हम ये नहीं करने वाले कि जो हमने तय किया है वो फुल एंड फाइनल है। जो ज्ञान है, जो असल ज्ञान है, जो परमात्मा से ज्ञान आता है, जो पहले कभी ऋषि मुनियों को ज्ञान आया होगा, वो कभी भी इलाबोरेटेड ज्ञान नहीं आता है, वो सिद्धांत रूप में आता है। जैसे बैठ जी आएंगे वो सूत्र रूप में आएगा ज्ञान, एकदम ठक ये चाहिए। अब इस काम में ये गड़बड़ है, ये साल्ट लग जाएगा, अब ये जहां जाए वो ढूंढ लो कहां कहां है, वो ले आओ, बस वो सामान ले आओ कहां कहां है। वो एक ही चीज के, जैसे मान लो कोई बीमारी हो गई है, उसमें अगर आप देखोगे सेम गुणों वाला पौधा हिमाचल में, हरियाणा में, गोवा में, राजस्थान में अलग अलग होगा, लेकिन गुण उसके सेम होंगे, वो उस बीमारी में काम आएगा। वो सिद्धांत ये कहता है ये गुण होने चाहिए उस पौधे के अंदर, तो इस बीमारी में वो काम आ जाएगा। ये मैं बीमारी के एंगल से बात बता रहा हूं। यानी असल ज्ञान सिद्धांत है। असल ज्ञान जो है वो नहीं है कि कौन सी दवाई लेनी है। दवाई तो बना लेंगे यार, दवाई तो बाद में बन जाएगी, वो बाद का काम है। जैसे कुछ लोग मेरे को बोलते हैं ब्लूप्रिंट तैयार है, कति तैयार है, क्योंकि सिद्धांत एक ही है वो सबके लिए। और ये सारा सत्यानाश हमारा सारों का हो रहा है, जितने यहां आ रहे हैं उन्हीं को, जिनको समझ में आ रहा है वही आने लगे अब तो हमारे पास। अब वो नहीं आते जो मतलब मजबूरी में आ रहे थे या जो खाली बैठे थे, अब तो वो भी आते हैं जिनके पास समय नहीं था। उनको लगता है कि यार यहां आने वाला समय वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां वाला समय बहुत ज्यादा कीमती है, यहां जो वैल्यू फॉर मनी, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है। क्योंकि आप उस व्यक्ति को दोबारा मिलने के लिए केवल और केवल तब तैयार कर सकते हो जब आपने पहली वाली मीटिंग में उसको उसके समय से ज्यादा की कीमत का सामान दे दिया होगा।
नहीं तो एमएलएम वालों की तरह, बीमे वालों की तरह लुकते फिरेंगे। फिर आप तक फोन आ गया, भाई छुप लो तो कह दो उन्हें आ है या नहीं है, बाहर है। लेकिन जब हम उनको देंगे वैल्यू फॉर मनी, फिर वो हमें ढूंढते हुए आएंगे, फिर वो कहीं नहीं भाग सकते। मैं अपने साथियों को, सारे साथियों को मैं बोलता हूं, तुम केवल अपने सिद्धांतों पर टिके रहना, तुम केवल कॉम्प्रोमाइज मत करना। असली लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब अपने रास्ते से हटो और वो ये मान लें कि ये भी पहले जैसे ही निकले। और असली लोग वो ये भी चेक कर रहे हैं कि देखते हैं ये कितनी मुसीबतों से, कितनी गालियां खा के भी टिके रहे, कितने घाटे में जाकर भी टिके रहे, कितना नुकसान झेल के भी टिके रहे, कितनी लाठियां झेल के भी टिके रहे। वो असली आदमी आपका देख रहे हैं। जैसे ही आप टेस्टिंग में पास हो जाओगे, फिर आपके पास ना लोगों की कमी रहनी और ना संसाधनों की। फिर बदलाव के लिए पूरा समाज तैयार बैठा ही है, ऑलरेडी परेशान है यार। वो दुखी किस चीज से है? जो दिक्कत क्या है इस बदलाव में? सबसे बड़ी जो बदलाव की दिक्कत है वो ये है कि आज से पिछले 35 साल 40 साल में जो धोखा लोगों को मिला है ना, जो प्राइवेट कंपनियों ने, जो बीमा कंपनियों ने, जो स्कूल के मास्टरों ने, जो अधिकारियों ने, जो नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने, एनजीओज ने, संगठनों ने और तमाम तरह के लोग जो सामाजिक जीवन में आए, उन लोगों ने जो समाज के लोगों को धोखा दिया है, उसकी वजह से नए लोगों पर भरोसा जीरो है आज समाज का। इसलिए हम समाज को यह मान करके चले हुए हैं कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, लोगों की गलती नहीं है अगर वो हम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमको पता है हमसे पहले वाले लोगों ने बहुत चीटिंग किया है। हम कम से कम ये ट्राई करें कि हम उस रास्ते पर ना चल पाए। हम कम से कम ये ट्राई करें। हम अपने सारे साथियों को यही बोलते हैं। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आदमी अगर पॉलिटिकल पार्टी का या दूसरे एम्बिशन का या दूसरे विचारों का आदमी अगर कभी गलती से हमारी ट्रेनिंग में आ भी जाता है, तो वो शाम तक नहीं पकड़ता। अंदर उसके घुटन इतनी हो जाती है कि अरे इन लोगों के बीच हमारा जुगाड़ नहीं हुआ है, ये तो कथिए पागल आदमी है जो आज भी धारा के विपरीत चलने की हिम्मत रखते हैं, जो बोलने की हिम्मत रख रहे हैं कि नहीं करना भाई, हमने झूठ बोल के कोई आदमी अपने साथ जोड़ना ही नहीं। हम नहीं कहते आप लोगों की सारे दुख दूर कर देंगे, सारे 7 पीढ़िया का जुगाड़ कर देंगे, हम नहीं करते भाई, कोई नहीं कर सकता। ठगी किए बिना, चोरी किए बिना कर ही नहीं सकता कोई किसी का जुगाड़। यार मेरे पास अपनी पीढ़ी का जुगाड़ ना हो बिना चोरी के, मैं आपका कैसे कर दूंगा? है? क्योंकि मुझे तो एक चीज सूत्र रूप में समझ में आई है कि जो संतान या जो इंसान संघर्ष नहीं करता है, उसको जीने का भी अधिकार समाप्त कर देती है कुदरत। संघर्ष अंदर कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए। तो जिस इंसान ने अपने बच्चे को संघर्ष करना नहीं सिखाया और वो ऐसा काम करता है, जैसे मैं पेरेंटिंग में सिखाता हूं कि तुम अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो, जो तुम काम करते हो यही काम करवाना चाहते हो? बोला ना। तो फिर तुम ये काम क्यों करते हो? कहते जी मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो खुश हो कि ना? अगर तुम बिना खुश हुए सुबह से लेकर रात तक मजबूरी में काम कर सकते हो, तो तुम अपने घर में प्रेम का संचार कैसे कर पाओगे? संभव ही नहीं है ना। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं तो मैं आपको खुशी कैसे दे सकता हूं? मान लो मेरे पास है ही नहीं खुशी, तो मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुशी दे ही नहीं सकता। तो तुम ये क्यों नहीं छोड़ते? तुम क्या सोचते हो तुम्हारा बच्चा क्या बने? तो बोलता है जी कुछ अच्छा करे। क्या करे अच्छा, वो तुम बताओ ना। तुम अपने लिए तो निर्णय ठीक नहीं ले पाए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो तुम बच्चे के लिए निर्णय ठीक कैसे लोगे बताओ? आप समाज में अभी पूछोगे ना जाकर के नौकरी करने वालों से, बिजनेस करने वालों से कि तुम जो कर रहे हो वही करना चाहते थे क्या? तुम जो कर रहे हो इसमें तुम खुश हो क्या? और वो ये कह दे कि मैं खुश नहीं हूं, यदि वो खुश नहीं है तो क्यों कर रहा है? वो कह रहा है मजबूरी में कर रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने जीवन के लिए सही निर्णय नहीं ले पाए, तो तुम किसी के जीवन के लिए सही निर्णय नहीं ले पाओगे। तय है ना ये? अब समाज में तुम्हारे लिए सही निर्णय कौन लेगा फिर? क्या उसके बच्चे के लिए अगर वो सही निर्णय नहीं ले सकता, तो क्या गांव का सरपंच ले सकता है?
एमएलए ले सकता है, मास्टर जी ले सकते हैं, प्राइवेट स्कूल वाला मास्टर ले सकता है सही निर्णय आपके बच्चे के लिए, सरकारी स्कूल वाला ले सकता है। कौन है समाज में फिर आपके बच्चे के लिए सही निर्णय ले सकने वाला इंसान? कोई भी नहीं। इसका मतलब गलती से बच्चा आपका सही रास्ते पर चला गया तो ठीक है, वो उसकी किस्मत है, वरना हम सब लोगों ने, पूरे समाज ने अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने का रास्ता बना लिया है। नहीं, क्योंकि हमको ज्ञान देने वाले लोग खुद अज्ञानता में घिरे हुए थे। स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर इसलिए नहीं बना था कि वो मास्टर बनना चाहता था। सरकारी स्कूल वाले को तो जबरदस्ती लगाया था किसी टाइम पे, फौज में, पुलिस में, स्कूल में भर्ती धक्के से किया था ना। कोई 10वीं पास कर रहा है, ला दो मास्टर, कोई 12वीं पास कर रहा है, ला दो मास्टर। फिर उनको तनख्वाह इतनी दे दी कि लोग फिर तनख्वाह के लिए मास्टर बनने लग गए। पहले तो सिस्टम ने जबरदस्ती भेजा जब तनख्वाह नहीं मिलती थी, और जब तनख्वाह ज्यादा मिलने लगी फिर पैसे से आने लगे। टीचर बनने के लिए आपके पास टीचर ही नहीं था पूरे सिस्टम के पास, तो आपकी औलाद को सही ज्ञान दे सकता है क्या वो? और हम सब ने अपने बच्चों को ऐसे लोगों के घर पे बैठाया, उनके घर पे भी बिठाया ट्यूशन के लिए, और उनके पास भेजा स्कूल के अंदर। तो जो खुद पथ भ्रष्ट थे या खुद पथ भ्रष्ट हैं इस वक्त भी, क्या वो आपकी संतानों को, आपके समाज को सही दिशा दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे ना। और समाज तो सारा एजुकेशन से चलेगा। आइए, अब समाज एजुकेशन से चलेगा, और एजुकेशन पे चर्चा शून्य है। शून्य है ना, शून्य। बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए, पढ़ के ये कहां काम आएगा, क्या इसके जीवन में उपयोगिता रहेगी? आज मेरे पास वो कुर्बान मेरे साथ में था आता हुआ, वो मेरे को बता रहा है कि जी मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूं वहां मैं सुपरिटेंडेंट हूं, और वो मेरे को क्या बता रहा है कि बीटेक करे हुए बंदे मेरे पास, मेरे नीचे, मेरे अंडर में 8-8 हजार में काम करते हैं। आईआईटी पास आदमी आके पहले हमारे से सीखता है काम कैसे करना है। आईआईटी पास करा हुआ आईआईटीएन, वो पहले सीखता है कि काम कैसे करना है, और उसके बाद वो वहां वापस जाके सर्टिफिकेट लेके फिर इनका बॉस बन जाता है ऊपर आगे। है कि नहीं? और ये कितनी, मतलब कितनी गड़बड़ है ये। बीएएमएस के अंदर, जहां आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल स्टडीज के अंदर, आयुर्वेद की मेडिकल स्टडीज में आपके बच्चों को एलोपैथी की प्रैक्टिस सिखाई जाती है। हैं? ये भी बैठे हैं, एलोपैथी की प्रैक्टिस सिखाते हैं, और खुद एलोपैथी के बड़े बड़े डॉक्टर आयुर्वेदाचार्यों को ढूंढते हैं। उनको पता है कि हमारे उसमें इलाज नहीं है। देखो कमाल की बात, पीजीआई के कितने सारे डॉक्टर्स को तो मैं जानता हूं, जो ये मेरे को बातचीत करते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई बढ़िया सा आयुर्वेद का आदमी बताओ ना यार, एलोपैथी ने तो सारा बर्बाद कर दिया। अगर तू यहां बैठा हुआ नौकरी लेने लग रहा, बोला हम क्या करें, मजबूरी है। मजबूर आदमियों ने पूरे समाज को मजबूर कर रखा है। ये हालत हो रखी है हमारी। पुलिस वाले के पास जाओगे वो कहेगा स्टाफ ही नहीं है, जुडिशरी वालों के पास जाओगे वो कहेगा हमारे पास केस इतने ज्यादा पेंडिंग है, वो हम भी मजबूर हैं। जब शिक्षा देने वाला मजबूर है, स्वास्थ्य देने वाला मजबूर है, न्याय देने वाला मजबूर है, राजनीति करने वाला हमारे साथ भ्रष्टाचार करना और लूटपाट करना और ठेकेदारी में और कमीशन खोरी के लिए मजबूर है, खेती वाला किसान मजबूर है अपने खेत में जहर डालने के लिए, धर्म वाला मजबूर है झूठ सिखाने के लिए, धर्म के नाम पर दंगे कराने में लिए मजबूर है क्योंकि सत्ता चाहती है कि दंगे हो जाए। तो पूरे समाज की लीडिंग पोजीशन पर बैठे हुए आदमी अगर मजबूर होंगे तो आम जनता को तो मजबूर होना पड़ेगा। और इस मजबूरी से मुक्ति के बिना आप अपने बच्चों के लिए सही रास्ता नहीं बना सकते।
तो मैं ये मानता हूं कि एक पीढ़ी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, 100% देनी पड़ेगी। भगत सिंह ने सोचा कि मेरी अगली जो पीढ़ी है वो अगर आजादी की सांस ले ले तो भी घाटे का सौदा नहीं है, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, तभी तो मरा होगा है। ये सोच के थोड़ी मरा होगा कि मैंने आजाद होना है इस गंदगी से। उसने ये थोड़ी सोचा था कि अंग्रेजों से आजादी का रास्ता केवल फांसी है। उसने ये सोचा था कि मैं मर लेता हूं, मेरी अगली पीढ़ी में आग जलेगी, उसके भीतर में आग जलेगी तो शायद अगली पीढ़ी आजादी के लिए तैयार हो जाएगी। ये सोच करके हमको वो पागल जिंदा शहीद चाहिए जो ये कहते हो कि नहीं चाहिए कुछ भी। भाई अगर ये मानते हो ना, कोई आदमी ये कहता है कि वो देवेंद्र बलारा तुम्हारा ब्रेन वॉश करके तुम्हारे को मरवाना चाहता है, तो मरवाना चाहूं भाई, सारा इस्तेमाल करना चाहूं मैं, ठीक है ना। मतलब हमारे वो कहते हैं, मेरे को मैं एक नेताजी से मिलने चला गया, मैं उसको बताया भैया ये करके दिक्कतें हैं हमको, हम इस पे काम करना चाहते हैं। नेताजी को बात समझ में आ गई, बड़ा नेता था, मेरे को कहने लगा एक डर है बलारा जी, बस बाकी तो सारी ठीक है आपकी। मैं बताओ जी, बोला कहीं हमारा इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा। मैं बोला बिल्कुल करूंगा, इस्तेमाल करने के लिए लाया हूं और दो थोड़ी मारूंगा मैं, तुम्हें बैठा गया है। मैं क्या करने के लिए बुलाया मैंने आप यहां? भाषण देने के लिए नहीं बुलाए भाई, समझ के लिए बुलाया कि डाउट क्लियर कर लो अपने जितने हो भीतर में। भाषण से प्रभावित होकर के नहीं हमारे साथ लगना, भाषण देने वाले और तो होता है दुनिया के अंदर। हमें तो अपने गांव के लिए काम करना, मैं तो अपने बच्चे को उसकी जड़ वापस देने के लिए लगा पड़ा हूं। मुझे उसमें आप लोगों की मदद चाहिए, आपको हमारी मदद चाहिए या आपको एक दूसरे की मदद चाहिए, ये तो आप तय करोगे ना आपको किसकी मदद चाहिए। ये मेरी कैपेसिटी है कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया 9 साल भौंक भौंक के कि मेरी मदद कर दो और आ जाओ। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बोल बोल के और लोगों को कन्विंस कर लो कि मेरी भी मदद कर दो। मुझे लोग कहते हैं बहुत स्वार्थ में, कथित प्योर स्वार्थी आदमी हूं भाई, अपने बच्चे के लिए लग रहा हूं, वरना आपके बच्चे का कोई ठेका नहीं, अपने बच्चे का तुम करोगे, मेरे पे तो जो मदद चाहिए वादे मांगे। क्यों जी, मोर्चे से जिस आदमी की मदद चाहिए हमें क्यों बुला रहे हैं? बैठ जी आए हैं सुदर्शन जी, हमने जरूरत पड़ेगी कहीं सिखाने की, हम जाके पैर पकड़ेंगे जी, बता दो जी हमने चुकर बचावा अगली पीढ़ी ने। जो सी बात का इन्हें पता होगा इन पे पूछांगे, जो सी उन्हें पता होगा उन्हें, जिनका जिसने पता होगा उससे पूछांगे कहेंगे कि क्या करा, कहां जावा। ये भीतर में जब तक आग नहीं होगी मारे, जब तक नहीं बात समझ में आएगी मारे कि भाई हम अपने बच्चों के लिए खुद के स्वार्थ में फिर रहे हैं और लोग टोंदे फिर रहे हैं जिनका और यही भड़क हो, सेम भड़क वाले लोग। ये पर्पज है हमारा, सीधी सी बात है। मुख्य तौर पे हमारा जो रास्ता है सिद्धांत रूप में वो ये है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, ये निर्णय जो भी अभी 2 दिन का सेशन होगा इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई इन पे निर्णय ले रहा, पानी कहां से आएगा, नीचे का पानी रिवर्स बोर करके फैक्ट्रियों वाले नीचे डाल रहे हैं। यहां मुजफ्फरनगर सहारनपुर के एरिया के अंदर दिल्ली से जो डंपिंग यार्ड है, जो दिल्ली में डंपिंग यार्ड है, जो वो गंदगी का ढेर पड़ा है, वहां से प्लास्टिक, टायर और दूसरी चीजें लाके यहां फूकी जा रही है, सब्सिडी दे रही है सरकार उसको फूकने के लिए। आपकी हवा को खराब करने के लिए सब्सिडी भी जान लग रही है और फैक्ट्रियों के अंदर रिवर्स बोरिंग करके आपका नीचे का पानी खराब किया जा रहा है। नदियों के अंदर फैक्ट्रियों का गंदगी डाल करके आपका पानी खराब किया जा रहा है। जब आपका पानी खराब किया जा रहा है तो उनको ये फैसले लेने के अधिकार दिए किसने? उनको ये बताना पड़ेगा ये हमारा पानी है जहां हम रहते हैं, हमारे पुरखों ने जो जमीन तैयार की है, और इस जमीन के पानी को खराब होने के लिए तुमको फैसला लेने के लिए पहले हमारी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। अगर वहां 1 लाख लोग रहते हैं तो 99,999 आदमियों के भी सिग्नेचर होंगे और मेरा अकेले का सिग्नेचर नहीं होगा तो वहां पानी नीचे नहीं जाएगा। सबके सब सहमत होंगे वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों जी, तो सबके फायदे की चीज हो, तुम कन्विंस कर दो ना हमारे को सबके फायदे की चीज है। तुम्हारा एक वोट बैंक का फायदे की चीज होती है और तुम लोग उसको लागू कर देते हो उन लोगों के ऊपर भी जिन्होंने, जो तुम्हारे खिलाफत में थे, मुखालफत में थे। अभी सरकार बनी हुई है, सरकार में 2014 में सरकार बनी, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी 2014 में, बनी ना। वैसे तो अडानी की बनी थी, मोदी की नहीं बनी थी, क्योंकि
2009 में जब वो था, 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी था प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, बीजेपी को कितना परसेंट वोट मिली? 24% वोट मिली 2009 में। 2014 में कितनी मिली? 31% वोट। कितनी वोट बढ़ी? मात्र 7%। इतना कांग्रेस का विरोध होने के बाद भी, इतने घोटाले उजागर होने के बाद भी, मीडिया में इतना चलने के बाद भी, इतने आंदोलनों के बाद भी, रामदेव के लगने के बाद भी, राजीव दीक्षितवादियों के भी इसके साथ लगने के बाद भी, सारे आरएसएस भी, बजरंग दल भी, हिंदू वाहिनी भी, विश्व हिंदू परिषद भी, इनके 250 संगठन है आरएसएस के, इन सारों के लगने के बाद भी मात्र 7% वोट बढ़ी इसकी। 7% वोट बढ़ गई, 31% वोट मिल गई। तो इसकी मुखालफत में, इसके खिलाफ में कितने परसेंट मिली थी? 69%, 69%। 69% देश अगर तेरे बनने में राजी नहीं है, इसका मतलब तुमने जो भी कानून बनाया है वो 69% के ऊपर थोपा गया है। इसका तो यही मतलब बनता है ना। तो मेरी मर्जी के बिना तुमने कोई कानून मेरे ऊपर कैसे थोप दिया? अगर मैं कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है, मैंने तुझे अपने लिए कानून बनाने के लिए चुना नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, चलो तुम्हें 30% लोगों ने चुन भी लिया, अब उनके चक्कर में वो तुम अपनी सरकार मान भी बैठे। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब मेरे ऊपर भी वो कानून लागू करना पड़ेगा, तो मेरे भी किसी न किसी प्रतिनिधि से पूछना, या मेरी पूछे बिना तुम मेरे ऊपर कैसे? अब मैं यहां बैठे, यहां पर जब तक हम सारे सहमत ना हो, या हम कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर नियम कायदा कानून है कि तुम किसी की चप्पल पहन के नहीं जाओगे, अगर आप नहीं मानोगे तो ये कानून चल जाएगा क्या? बताओ, नहीं चलेगा ना। ये हमने आपस में सहयोग से रहने के लिए, एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन बिताने के लिए हमने नियम बनाया है कि भाई ज्यादा अव्यवस्था ना फैले, इसीलिए थोड़ा इन बातों का ध्यान रख लेना। यही तो है ना। या इसके अलावा कोई और कारण होता है इसका? नियम कायदे कानून होते हैं हमारे लिए, हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, लेकिन हमसे पूछे बिना कानून बना दिए गए। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जल जंगल जमीन और जानवर पर फैसला हम करेंगे। तुम नहीं बताओगे क्या भैंस रक्षक है, क्या गाय रक्षक है, किन का वैक्सीन लगेगी, किन का लगवानी पड़ेगी, कैसे इंसेमिनेशन से आप अगली संतान पैदा करोगे, कैसे गर्भाधान होगा, तुम तय नहीं करोगे, ये मालिक तय करेगा। गलत है कि सही है? बताओ। दूसरा हमारा जो ध्येय है सिद्धांत रूप में, वो ये है कि भाई रोटी बेटी माटी का सम्मान जो हमारा कहीं खो गया है, इस पर बैठ के चर्चा करके इसको वापस वहीं से लेके आओ। आप इसको साइलेंट नहीं कर सकते, अत्ता नहीं करना। तीसरा बताइए, रोटी बेटी माटी का सम्मान। तीसरा है खेत खेड़ा और खाप की व्यवस्था हमको वापस चाहिए। ये भारत खेड़ा और गांव, अगर गांव है तो गांव को बसाने वाला ग्राम खेड़ा होता है, जो उनका बुजुर्ग है कोई जिसने वो गांव बसाया था उसके नाम पे। हमारे यहां नहीं है ये पंडों की कल्चर, हमारे यहां नहीं है। हमारा कोई भगवान की कोई शक्ल नहीं है। किसान का जो देवता है वो उसके खेत में उसका बुजुर्ग, उसका पितर है, जहां 2 ईंट रख देगा वो कह देगा ये भगवान हो गया, मेरा बात खत्म। और पूरे गांव का जो देवता है वो उसका खेड़ा है जिसने वो बसाया है, इससे ऊपर हमारा भगवान है ही नहीं। हम क्या कहते हैं भाई? हम ये कहते हैं कि अगर इसमें भगवान नहीं है, मैंने इसको भगवान मान लिया, अगर इसमें नहीं है तो वो कहीं नहीं भाई, बात खत्म। समझ गए ना? अगर मेरे खेत में रखी 2 ईंट में परमात्मा नहीं है तो कहीं नहीं, अगर वो आप में नहीं तो कहीं नहीं, उस खेत में केंचुए में नहीं है तो नहीं है वो, मेरी गाय में नहीं है, मेरी भैंस में नहीं है, मेरे गली के किसी दूसरे जानवर में नहीं है, तो वो कहीं नहीं है फिर। और अगर वो है तो फिर उसके लिए मुझे स्पेशल कोई जगह पे जाकर के स्पेशल नहीं जाने की जरूरत है। मेरी खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था चाहिए, मुझे व्यवस्था नहीं, मुझे यकीन है इस जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, तो मुझे अपनी व्यवस्था जो सबके साथ न्याय कर सके वो चाहिए। और उसके लिए तैयारी कर लो भाई। ठीक है, मान लिया आपने कि भाई हमारे रिलीजन को खराब कर दिया इन्होंने, डॉक्ट्रिन कर दिया, इसके साथ गड़बड़ कर दी। हमने ये भी मान लिया भाई हमारी न्याय व्यवस्था जो खाप व्यवस्था है उसमें गड़बड़ें हो गई, उनमें गलत आदमी घुस गए, पर प्रयास दोबारा से समाज आधारित व्यवस्था कर सकते हैं। अब अपने एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लो,
मान लो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, हमारे में 2 आदमियों का झगड़ा हो गया, डॉक्टर साहब क्या मैंने लठ मार दिया ठा के। अब 2 रास्ते हैं हमारे पास, हमारे लठ बजने पे, एक का सिर फूट गया और हो गया। अब 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि सारे भाइयों को डॉक्टर साहब बोले भाई देवेंद्र भाई ने मेरे साथ गलत किया और बैठ करके मुझे न्याय दिलाओ। सारे भाई बैठ के चर्चा करेंगे, मेरी बड़ास निकल जाए, इनकी बड़ास निकल जाए, जो मैं कहूं या गलती भाई मन पता लग जाए मेरे पे गलती हो गई और इनको एहसास हो जाएगी ना वाकई में इसने गलती का एहसास कर लिया, फिर कौन सी सजा यू देना चाहता हूं, मैंने सजा दे तो बात खत्म करके आप बिना रुपया लाए अपना न्याय हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो गए डॉक्टर साहब, मैं भी हो गया, बात खत्म हो गई। दूसरा रास्ता ये ना थाने में जाऊंगा, पुलिस वाला जगह, पुलिस वाला कहेगा यार तुम समझौता कर लो, इतने कागज बनाने पड़े। बोला ना तुम ले लिए 5,000 रुपये, क्या दिक्कत है, तो अपना खर्चा पानी ले लिए, नहीं तो करा कर आप थाने में जाकर खर्चा पानी दे दो भाई, खर्चा पानी दे दो उनको, तो वो अपना भूखे नंगे अपना खर्चा पानी लेकर अपना लिख देते हैं कागज पे। ठीक, उन्होंने एप्लीकेशन लिख दी, उन्होंने अपनी जांच बिठा दी, उन्होंने फोन करा मेरे पास, हाँ भाई बहुत बड़ा गुंडा बन रहा है, कंप्लेंट आई तेरी, आजा थाने में। कंप्लेंट आई, जाना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, कोई और काम था, लेकिन क्योंकि थानेदार साहब का फोन आएगा जाना पड़ेगा भाई। इन्होंने तो पूरा दिन लाया था एप्लीकेशन लिखवाने में, फिर मैंने पूरा दिन लाया उन्हें बैठने में। अब पैसे दे रखे इनने 5,000, अब जब 10,000 को दे तो अगला मानने धारा छोटी लावा घास के साथ जमानत तो उनकी, अरे नहीं तो भाई है कौन सी लगा करो 7 क्या 306 जुड़ सी मिला के 307 306 जिसमें जमानत ही नहीं होती, 7 साल तो ऊपर की सजा जिसमें हो फिर वो लावेगा, है आकड़ के बोल लूंगा तो वो लावेगा, जमीन गिरवी रखना पड़ेगा, है नरमाई से बात करनी पड़ेगी। सामने बैठा करप्ट आदमी है, पता है मुझे करप्ट आदमी है अगर, और पता है मुझे ये पैसे ले रहा है और लेवेगा या लेने की इच्छा है, फिर भी मुझे अपनी नरमाई रखनी पड़ेगी करप्ट आदमी के सामने, फिर भी मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा। उसकी रखने के लिए उसने एफआईआर लिख ली, मेरे पैसे रख करके ना एफआईआर हल्की कर दी। ठीक, अब मुकदमा चलेगा कोर्ट में, फिर एक वकील ने ये हायर करेंगे, एक वकील ने मैं हायर करूंगा, फिर एक टाइपिस्ट पे ये अपनी टाइप कराऊंगे, एक को मैं टाइप कराऊंगा, हर तारीख पे ये भी वकील ने देखा होगा, मैं भी देखा हूंगा, और फिर जब मुकदमा फैसले के नजदीक जाने लगेगा तो फिर वकील मेरा वाला भी कहेगा कि देख ले 50,000 में जज की सेटिंग हो सके, साला भी कहेगा 50,000 में सेट हो सके, और दोनों वकील आपस में बैठ के सेटिंग करा कर वो दोनों इकट्ठे बैठ के क्या पीवा सारा भी मारा भी देखो कमाल की बात, और हम दोनों लुटन लाग रहे हैं और लास्ट में जाकर फैसला हो जाए। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और मैं सेटिस्फाई हो मैं बरी होगा तो फिर ये जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर यह प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील करेंगे इनके साथ हमारे साथ। फिर जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दी डालेगी चक्री काट काट के काम छोड़ के तारीख पे जाना, काम छोड़ रोज हर तारीख पर पैसे पूछना, फिर वो काम हाई कोर्ट में होगा, और फिर वो काम जा आखिर तक, फिर एक दिन मारे में तो दोनों आलू डक जा, कोई सा हार्ट अटैक हो है या एक्सीडेंट में सटकला कोई सा, या को मारे मर को गोली मार दे, ठीक है, ये इसकी शांति पड़ेगी भाई, मर गया डॉक्टर, कोई टेंशन नहीं, मुकदमा ये कर दो साहब। मैक्सिमम मुकदमे ऐसे ही खत्म होते हैं, आखिरी सांस तक न्याय नहीं होता, और कोर्ट में न्याय नहीं होता, वहां जज को डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है कि तेरी मर्जी है, तो जो मर्जी निर्णय सुना दे। जहां सिद्धांत पे निर्णय ना देने पड़ते हो, जहां अगले की मर्जी हो, वहां न्याय मिल सकता है क्या आपको? मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मुझे खाप की, अपने गांव की पंचायती व्यवस्था चाहिए, खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था, कि वहां तक पहुंचने में अगर मुझे 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, कि जहां ऐसी व्यवस्था बढ़ जाए कि मेरे गांव में गरीब से गरीब, वंचित से वंचित, शरीफ से शरीफ, आखिरी आदमी को भी न्याय मिलने की उम्मीद मिलती हो, तो अगर 20 साल की तपस्या के बाद भी ऐसा जुगाड़ बनता हो तो घाटे का सौदा है क्या? अरे हमारे बच्चों तक, अगली पीढ़ी तक अगर हम इन कोर्टों के चक्करों में, इन पुलिस वालों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो कभी नहीं मिलेगा न्याय, कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यवस्था अपनी जो भारत की व्यवस्था वापस ले आए तो बचने के चांस है। आज नहीं पॉसिबल है हमारे लिए व्यवस्था बनाना, 10 साल बाद, 50 साल बाद तो पॉसिबल है, इतना तो ट्राई मार लो। इसीलिए मुझे खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था चाहिए, और फिर आगे नंबर पे चाहिए मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य,
न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, ये समाज के विषय हैं, ये व्यक्ति के विषय नहीं है। मैं अगर शिक्षा की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा तो मेरा मकसद दुकानदारी में प्रॉफिट हो जाएगा, फिर आपके बच्चे को क्या मिल रहा है मुझे कोई फर्क नहीं है। तो प्राइवेट स्कूलों के भरोसे शिक्षा नहीं हो सकती। और यदि मुझे अपने बच्चे के लिए खुद फीस जमा करानी पड़ती है तो भी मैं अपने बच्चे के लिए कितना खर्च कर लूंगा, कितना कर लूंगा बताओ भाई। आज मैं सक्षम हूं अपने बच्चे को उस लेवल पर लेकर जाने में कि आज मेरे बच्चे की महीने की जो खर्चा अगर 10 लाख भी हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा काउंसलिंग का काम इतना बढ़िया है कि मैं महीने के 10-15 लाख रुपए कमा के उसके ऊपर खर्च कर सकता हूं। पर साल का 1 करोड़ रुपया खर्च करके 20 साल में 10-20 करोड़ रुपया खर्च करके फिर मुझे वो पैसे अगर वापस चाहिएंगे, रिटर्न चाहिएंगे, तो या तो सारा प्रेशर बच्चे के ऊपर होगा कि तुझे करप्ट बनना पड़ेगा, और नहीं तो मैंने फिर समाज पर लूटने पड़ेंगे मैं पैसे। क्यों जी? देखो दो रास्ते हैं। एक बच्चा है, आपके गांव में से कोई नेता निकले, कोई मंत्री निकले, कोई डीसी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, मास्टर, वकील, जज, कोई भी बन जाए। आज तक आप में से कोई एक आदमी है, कोई एक आदमी, और मैंने आज तक नहीं मिला कोई मुझे, कि जिसके गांव से कोई बड़े पद पर आदमी गया हो और उस आदमी ने अपने पद पे रहते हुए अपने गांव की व्यवस्था सुधारने पे कोई काम किया हो आज तक, पद पे रहते हुए। रिटायरमेंट के बाद तो उन्हें कुतिया नहीं पूछती, इसलिए बेशकता बात मानता हो वो गांव की सेवा करण, नाटक करण सेवा का। लेकिन पद पे रहते हुए किसी ने करी आज तक? बताओ भाई, है कोई आदमी? है? गए नहीं। नहीं गए ना वापस। यानी कोई आदमी अगर आपके गांव से निकल के किसी अफसरी के पद पे चला जाए तो वापस अपने गांव के लिए कुछ नहीं होता। भाई किसके लिए तुमने बड़ा होकर के करना शुरू किया? क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा है, जब वो पढ़ रहा है, उस टाइम पर माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ ले। और फिर कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के दौरान कभी मकान बेचना, जमीन गिरवी रखना, या गांव से शहर में शिफ्ट होना, तो याद दिलाते रहते हैं बच्चे को कि मैं तेरे लिए बहुत काम कर रहा हूं, देख सारा कुछ तेरे लिए कर रहा हूं, सारा इतना ही मेहनत करनी पड़ेगी बराबर में इसके बदले में। तो वो याद दिलाता रहता है ना कि क्योंकि वापस चाहिए रिटर्न जो पैसा लगा रखा है। क्योंकि आप बिजनेस रखते हैं ना रिश्ते में भी, कि बदले में क्या मिलेगा, इतना काम कर दिया बच्चे के लिए। तो अगर अब बच्चा बड़ा होते होते उसके दिमाग में अगर यह फिट बैठ गया कि मैं अपनी मेहनत से बनाऊं, फिर वो माँ बाप ने भी नहीं पूछता। क्यों जी? अगर उसके ये दिमाग में फिट बैठ गया फिर तो वो माँ बाप को भी कह देगा एहसान थोड़ी किया था, सभी तो पालते हैं अपने बच्चों के लिए, सभी करते हैं। अगर उसको ये फिट बैठ गया कि मेरी परवरिश में मेरे माँ बाप ने जोर लगाया था, तो वो माँ बाप की सेवा तक सीमित रहेगा, पड़ोस तक भी नहीं जाएगा। क्यों जी? लेकिन अगर उस बच्चे को यदि बचपन से ही एहसास हो, हम सारे लोग जो आप आए हैं ना, जो यहां आ गए, जो जनता सरकार मोर्चा की 3 दिन की ट्रेनिंग में 3 दिन निकालने के उद्देश्य से घर से उठ के आ गए हैं ना, इसका मतलब आपके दिमाग में एक बीज है पुराना पड़ा हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग जिस व्यवस्था में पढ़े हैं ना, जहां पढ़ लिख के आए हैं, मैं सरकारी स्कूल की पैदाइश हूं। मैं कहता हूं अपने आप को कि मैं 10वीं पास तो वहीं से करी थी मैंने। मैं उससे आगे की पढ़ाई अपनी मानता भी नहीं, क्योंकि उससे आगे की पढ़ाई सारी कंपटीशन में गुजार दी, सिर्फ नौकरी पाने के लिए गुजार दी, कर आगे नौकरी भी छोड़ दी हमने। तो हम तो मानना इस तरह तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उसमें तो सारा हम एक दूसरे को कुचल के आगे बढ़ने वाली काम कर रहे थे। तो मैं क्योंकि सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हूं अपने गांव के, आप में से बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे। कितने सारे लोग पढ़े हैं आप में से? ये देखो बहुत सारे लोग, कहता नहीं सारे, देख लो कितने सारे लोग हैं आप लोग। 90% लोग आप सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हो। क्योंकि आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो आपको पता है कि वो आपके माँ बाप ने उस पर पैसा खर्च नहीं किया हुआ, आपको वहां तक पढ़ाया तो गांव का, समाज का पैसा लगा था उस सरकारी स्कूल में। तो क्योंकि समाज के पैसे से और समाज के एफर्ट से आप तैयार हुए हो, इसीलिए आज आपके भीतर में यह आग है कि आप वापस गांव को कुछ देना चाहते हो, वापस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो।
अगर आप प्राइवेट स्कूल की पैदाइश होते, वहां से पढ़ लिख के आते, मतलब ही नहीं है आप कभी भी आप समाज के लिए कुछ सोचने की, कुछ सोच पाते। बचपन से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा समाज के लिए जीरो सोचता है, समाज में कभी रहा ही नहीं। अप टू डेट हो गए, सुबह टाई पहन के निकलता है, बस में बैठ के चला जाता है, वहां कीप क्वाइट, स्टैंड पर सिट डाउन, लाइन में चलो और बस इसका आगे नोट डाउन कर लो और पेपर में नोट कर लो, कल को टेस्ट होएगा, टेस्ट में इतने नंबर आ गए, बेटा अगली बार मेहनत करोगे ना, पक्का प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस कर करना करा जाए। पीटीएम के बाद इसका आगे जिंदगी नहीं होती उस बच्चे की। तो सोसाइटी में देखा ही नहीं दूसरे दूसरे तबकों को क्या दुख है, बुजुर्गों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ औरों के साथ क्या हो रहा है, कभी देखा ही नहीं उस बच्चे ने। वो बच्चा समाज का किसी अंग को जानता ही नहीं, तो समाज के विषय में कैसे संवेदनशील हो सकता है भला, जो समाज में मिला नहीं। हम जिस स्कूलों में पढ़े हैं, हमारे गांव का सबसे अमीर, जो सबसे बड़ा जमींदार था, उसका बच्चा भी हमारे साथ पढ़ा करता, और जो सबसे गरीब आदमी था, मजदूर का बच्चा भी हमारे साथ पढ़ा करता। तो हमें सबका पता था कि किसकी माँ तक गुजरी, किसके कौन बीमार हो रहा है, कौन किसकी माँ से भाजगी, किसकी माँ लेकर हो गया, सारा पता था ना अपना, सारे गांव का पता था हमारे को। तो हमें मालूम था कि समाज में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है, उसमें सारा समाज इकट्ठा होता है, फिर बातों का समाधान हो जाता है। इसीलिए आज भी हम समाज के लिए करने के लिए तैयार हैं। तो अगर हम अपनी अगली पीढ़ी को समाज से रूबरू ही नहीं कराएंगे, समाज को सामने उसको लेकर ही नहीं आएंगे, तो फिर सब अकेले अकेले हो जाएंगे आखिर में एक दिन। इसलिए जो मैंने ये मुद्दे बोले हैं, अपने 6 मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, ये 6 मुद्दे समाज के विषय हैं, ये पैसे का विषय नहीं है। अगर इनमें पैसा घुस गया तो केवल अमीर का बच्चा ही पढ़ाई पढ़ पाएगा, अमीर का बच्चा ही खुश रहेगा, अमीर का बच्चा ही स्वस्थ रहेगा। भाई बीमारी का इलाज महंगे अस्पताल में कौन कर पाएगा, अमीर या गरीब? अमीर खाली, गरीब तो मतलब मरता रहेगा। फिर आयुष्मान कार्ड की बात देखता रहोगा, वहां हाथ जोड़े रहेगा, नेताजी बनवा दो, नेताजी बनवा दो, एक बार एक पथरी के में पास हो जाएगा आयुष्मान। फिर घर में दूसरा आदमी बीमार हो जाए तो फिर जमीन बेचनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो स्वास्थ्य, न्याय, अगर पैसा अगर एंटर कर गया तो सिर्फ अमीर को ही न्याय मिलेगा। राजनीति, अगर पैसा एंटर कर गया तो सिर्फ अमीर ही पॉलिसी बनाएगा, और अमीरों के लिए ही बनाएगा, ठेकेदारी के लिए ही बनाएगा, फिर वो गरीब के लिए नहीं पॉलिसी बनेगी। खेती में भी अगर बिजनेस घुस गया, अगर वहां भी कंपनियां घुस गई, तो भैया पेस्टिसाइड ही पड़ेगा, फिर तो किसान बर्बाद ही होना है। और धर्म में अगर पैसा घुस गया तो फिर हेलीकॉप्टर से आने वाला वीआईपी दर्शन करके सारा आशीर्वाद तो पहला आशीर्वाद वीआईपी दर्शन वाले ले जाएंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? है 5 लाख वाला आशीर्वाद, 5 करोड़ वाला सुनने चढ़ा के ले जाएगा, मैं के सवा के प्रसाद में सोच रहे, फिर मान देगा वो भी ऊपर बैठा बैठा सोचेगा कि हाँ जिम मार तो रहा है, 5 करोड़ वाला मानस बेटा मैं ही 1.25 करोड़ रुपया वाले कौन पूछा? नहीं समझे आप बात? इसलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से मुझे पूंजीवाद के खात्मे का सपना देखा हमने, और मुझे ये खत्म करने का मेरा सपना है, खत्म करना है। आप में से जिसको लगता हो कि आपके लिए भी ये सूट करता है और आपके बच्चों के लिए भी सूट करता है, अगली पीढ़ियों के लिए भी, फिर मिलकर इस व्यवस्था पर काम करांगे। जहां आप बैठे वही करना है, ना ये करना है मेरे गांव के लिए आपने नहीं करना, मैं आपके गांव के लिए नहीं करूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली आप मेरे लिए करोगे, मैं आपके लिए करूंगा। डायरेक्टली आपको अपने ही गांव पे काम करना है। जितनी आपको समझ है उससे काम चलता हो तो अपने गांव पे चालू हो जाओ, और समझ नहीं है तो फिर आपको ट्रेनिंग्स में आना पड़ेगा, एक बार समझना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे, सवाल पूछ के उन पर प्रैक्टिकल करोगे, फिर दिक्कतें आएंगी, फिर बैठेंगे। तो ये अगर एक जीवन ये मान कर चलो कि भाई इसमें अगर ना भी अगर पैसा कमा पाए, इसमें अगर ना भी कुछ कर पाए, और अगर केवल व्यवस्था बना दी हमने अपने बालका का सही रास्ता दिखाने की, तो बात बन जाएगी। और जब यह भी नहीं बनी तो फिर उसके लिए हमने तैयार कर रखा है कि मैं एक और बता दूं भाई, बड़ा फ्रेंकली मैं बोलता हूं, फिर मेरे से कई बार कई लोग गुस्सा हो जाते हैं। मन्ने यो पता है आप सारे थोथे चने हैं। भी मुझे पता है, क्रिस्टल क्लियर पता है, क्योंकि हम सारे कंफ्यूज लोग हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं कि मुझे अभी तक कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो
9 साल से जो मैं लगा हुआ हूं ना, दूसरा व्यक्ति नहीं मिला मुझे। 2016 में जब मेरी पत्नी ने मुझे, मैंने उससे पूछा था ना अपनी पत्नी से, मैं कहा बता तेरे पास 2 चॉइस है, मैं एक बैच से 5 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, 5 लाख रुपए फीस थी मेरी 2 महीने पढ़ाने की, 4 बैच तो मैं साल में ले ही सकता हूं, 2 महीने पहाड़ा पर विदेश में घूम लो, 4 बैच तो ले ही सकूं ना साल में, 8 महीने तो काम करना बस खाली। तो 2 महीने में 5 करोड़ एक बैच के हैं, दिन में 3 बैच आराम से पढ़ा सकता है कोई भी टीचर। 15 करोड़ होगा एक बैच का, 4 बैच का कितना होगा, 60 करोड़। एक सेंटर की 60 करोड़ आमदनी मैं आराम से कर सकता हूं अपनी। ये मैं उस टाइम पे जब पूरे ट्राई सिटी में मेरा बोलबाला है, मुझे 100 बच्चे लेने हैं, मेरे पास 500 की एप्लीकेशन आई हुई है और मेरी अपॉइंटमेंट की वेटिंग 2 साल है। मैं एक आदमी से मिलने का उस टाइम 1.25 लाख रुपए लेता हूं। तब की बात मैं उसको ये कह रहा हूं कि बता मुझे, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं पैसे का ढेर तुझे दे जाऊं और अपने बच्चे को दे जाऊं, और साथ में नशे वाला पूरा समाज जहां 24 घंटे चारों तरफ नशा ही नशा बिकता हो, और तेरा बच्चा भी किसी दिन ट्रेन में प्लेन में बैठा बैठा कोई महंगा नशा यूज करने लग जाए, और फिर तुझे ऐसा समाज मिल जाए। एक तो है ये। दूसरा है, मैं कोशिश करूं अपने बच्चे को एक ऐसा समाज देने की, और क्योंकि मैं अपने बच्चे को यह गंदगी भरा समाज दे चुका हूं, तो इसमें इस बच्चे को तो नशा मिलने की ना मिलने की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इससे अगली पीढ़ी को मैं नशा मुक्त करने के बारे में तो काम कर ही सकता हूं। दूसरा रास्ता यूं है कि अगला बीज बचाने के लिए मैं अगला जीवन पूरा का पूरा अगर समाज को दे दूं, वही रास्ते है ना। या तो इसी में चलते रहो जैसे चल रहा है, पैसे कमाओ, पैसा दे जाओ। और मैंने तो देखे हैं, क्योंकि मैं तो काउंसलिंग करता था, तो बड़े अमीर अमीर लोग मेरे पास आते थे अपने बच्चों को लेकर के, तो जी 7,000 करोड़ का मालिक है लेकिन दुखी है क्योंकि उसका बच्चा सही रास्ते पे नहीं है। अब मैं अपनी पत्नी को बोलता, हमारे 7,000 करोड़ से प्लस तो आप पहले दिन हो गए भाई। अगर ये आदमी भी अपने बच्चे को लेकर के इतना चिंतित परेशान है, ये अगर वहां से चल के आया है, मोटे मोटे लोग जब आते हैं 60-60 साल का जीवन बिताने के बाद, अगर कोई बुजुर्ग मेरे पास आके कहता है रिटायरमेंट के बाद कि जी पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, सोना चांदी कमा लिया, पूरी फौज है, फैक्ट्री चल रही है, काम अपने आप चल रहा है, लेकिन जिंदगी में खुशी नहीं है, मतलब अगर रुपये तो खरीद ले, जब तेरे पे कमी नहीं किसी चीज की, तो खुशी नहीं मिल रही है, तो खुशी तो भाई वहीं से मिलेगी। जो तरीका कुदरत ने आपको पैदा किया है, खुशी वहीं से मिलेगी उसी तरीके से। अब उसका तरीका अपने पास था, तो अब जब मैंने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, तो उसने कहा जी अब मैं तो क्या कहूं, 1 साल पढ़ा ले, फिर अगले साल तक कर लिए शुरू। वही 1 साल में पीछे इकट्ठे करके हमने घर घुर सदवा के और फिर कर लिए शुरू। मखाना अगर बात समझ में आ गई है, और अगर वो बात गलत है, अगर वो बात शुरू करनी है, तो मैं 1 साल बाद क्यों, मैं 1 दिन बाद भी क्यों। मुझे रात को बात समझ में आई है, मैंने रात को ही पत्नी से बात करी है, और 100 बच्चों के 2-2 लाख रुपए एडवांस फीस घर पे रखी हुई है, बैग में भरी, जैसे स्मगलिंग वाले लोगों के घर में पैसे नहीं होते, फिल्मों में दिखाते हैं, बैगों में लेके जाते हैं, ऐसे ले जाके हमने ट्राई, मतलब आदमी को बड़ा मुश्किल होता है। नौकरी मिली हुई मैंने छोड़ी थी सरकारी, आदमी को मिले ना, फिर मजबूरी में कोचिंग सेंटर खोल ले और उसका चल जाए, वो किस्मत की बात होती है। मैंने मिली हुई छोड़ी थी और चल रहा था ऑलरेडी, और फिर कोचिंग सेंटर भी चला हुआ, और घर में पैसे पड़े, और अगले दिन की प्लानिंग कर रखी, ऑडी लेऊंगा Q7, तेरे को दुआऊंगा बीटल 35 लाख की आती है, 2 जने बैठे उसमें टूर में बैठ के घूम आ करेंगे, सोरे तो नहीं दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस दिन तो प्लानिंग हो रही है, लेकिन जिस दिन दिमाग में अकल, उसी दिन अकल में आया कि यार तू काम तो अमीरों के लिए ही कर रहा है अभी भी। जिस जगह से आया है, जिस गांव से निकला है, जहां से खाया है, 10वीं क्लास तक तो गांव का खाया, और 10वीं के बाद गांव छोड़ के चला गया। अब जब कमा कमा के दे रहा हूं मैं शहर को, तो मैं भी काम तो गलत ही कर रहा हूं। अब जिस दिन समझ आ गया तो बात करी, और बात करी तो पत्नी को समझ आ गया। पत्नी बोली भी आपकी मर्जी। मां मर्जी तो फिर तड़की बुला के सारे पेरेंट सबके पैसे वापस करके इंस्टीट्यूट के उसी दिन ताला लगा दिया और निकल लिया था गांव के अंदर। भाई अब वापस स्कूल नहीं खोले, इंस्टीट्यूट नहीं खोलेगा, अब पूरे समाज के लिए काम करेंगे, देखी जाएगी। और उस दिन मैं ये मान के चला था, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये खेल दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के साथ है, जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है,
वो आदमी 100% मरा है, अधमौत मरा है और बदनाम होके मरा है। कागजों में आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस युद्ध अपराधी है, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उसकी पूरी सेना आज भी आतंकवादी है कागजों में। और गांधी को गोली मारने वाले आज सत्ता में बैठे हुए हैं। इस बात को समझ में मतलब क्लैरिटी हो गई थी तो उस दिन मैंने उसको यह कहा था कि तेरे को आज ही अपनी मांग का सिंदूर मिटाना पड़ेगा, तो मैं इस लड़ाई के लिए निकलूंगा। अगर तू ये सोचे कि तुम मेरे घर का, तू मेरा पति जिंदा रहे, तो मैं इस लड़ाई में नहीं निकलूंगा, क्योंकि इसमें मैंने देख लिया घूम घूम कर लोग तैयार नहीं है, तैयार करने पड़ेंगे। और इस तैयार करने की लड़ाई में पता नहीं किसकी गल के पंगा लेना पड़ेगा। तो तुम्हें मेंटली एक आदमी में तो कम से कम इसकी पहल करनी पड़ेगी ना। अब मैंने सारे सोचे देख लिए, देख दाख के मैंने रास्ता समझ में आया है, कोई बता। तो अपने हाथ तो मिटा के लिखा था मैंने तो कोई नहीं मिला ऐसा जिंदा शहीद कोई जो दूसरा अपने घर तक मिटा के चला हो अपनी मांग, अपनी घरवाली का मांग का सिंदूर। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई, और हमें आप लोगों को शहीद नहीं कराना, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि लठ नहीं लगेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि जेल नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं है कि आपका खर्चा मोर्चा उठाएगा, कोई गारंटी नहीं है। इस भी मरना हो तो आज मरवाऊंगा पक्का। रास्ता बिना मरे का है। रास्ता अगर समझ के काम करोगे तो सिर्फ समझ से है। अगर समझ आ गई तो सामने लड़ने वाला एक भी आदमी नहीं है आपके सामने खड़ा हो जाएगा, जो इसकी गारंटी है। बिना समझ के मरांगे आप, अगर मरांगे तो। समझ के लिए इतना टाइम लग रहा है कि 4 साल भोगते हुए हो गए हैं। अब बस की बात नहीं रही है बोलना, अब मुझे बोलने वाले लोग चाहिए। बोलने वाले लोग जो बोल के जाकर उन लोगों को बता सके कि हम ऐसे लोग हैं, हमको ऐसे ऐसे लोग चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जहां होंगे वो वेट कर रहे हैं आपका। आज इतना नाम आपने कमा लिया है, आज आपने इतनी क्रेडिबिलिटी कमा ली है जनता सरकार मोर्चा ने, आज आपने इतना लोगों के अंदर भरोसा जगा दिया है कि आज अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई संगठन अगर ये काम कर सकता है तो केवल आप हो, केवल जनता सरकार मोर्चा से जुड़ा। इतना तो भरोसा हो गया है गांव वालों को, भाई समस्याओं का सोल्यूशन तो इन लोगों के पास तो है। अब इस भरोसे को आप टूटने ना दो, ये आपके ऊपर है जी। मैं आज की तारीख की गारंटी लेता हूं कि आज हम बैठे हैं 19 दिसंबर 2025 में। 2025 तक मुझे कोई व्यक्ति अब तक ऐसा न्यू तो आरोप ला दो, कोई भी भाई देवेंद्र फलाने के न्यू कर रहा है, कोई व्यक्ति आके न्यू कह दो कि मैंने उसके साथ कहीं चीटिंग करी है, वो नहीं है। लेकिन आज हम सत्ता के लिए खतरा बन चुके हैं। उनको मालूम है कि ये व्यवस्था में लोगों के, जो अब सरकारें प्लान कर रही हैं कि कोई आंदोलन जैन जी का, नए लोगों का, जैसे मान लो अपन बैंकिंग के खिलाफ बोलते हैं तो वो लोग कर्जे वालों का एक नया संगठन बना के उनसे आंदोलन करवा के कर्जा माफ कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं यार, किसी को मिल जाए क्रेडिट, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमें क्रेडिट लेने के लिए चले ही नहीं हम तो जिस व्यवस्था पे चले उसके लिए बने। किसी को नेता बना के उनको एमएलए की पोस्ट देने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, दे दो, किसी ने दे दो, अपन को चक्कर नहीं है। हम जिस व्यवस्था पे काम कर रहे हैं वहां एमएलए एमपी हमारे पैरों की जुत्ती है, हमारे खेत में चलने वाले बड़द के बराबर है। हम तो साट्टा लेवांगे उनमें। हमारी व्यवस्था में उनको इज्जत नहीं है। हमारी व्यवस्था में नौकर को कोई इज्जत नहीं है। एक आरएसएस वाले, बीजेपी वाले और नौकरी करने वाले के घर तो हम अपने बालक ने ब्याह भी नहीं। हमने तो ये प्लान कर रखा, क्योंकि समाज में आप लोगों ने ऐसे ही तो किया ना कि शादी के लिए नौकरी होनी चाहिए। ये क्या कंडीशन है भाई? परिवार खानदानी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, कुछ काम करता हुआ होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अपनी बेटी को इज्जत से रखने वाला होना चाहिए। ये वाले तो कंडीशन होती तो कुछ बात थी। नौकरी होनी चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, घर, ये क्या कंडीशन है भाई? घर पे तो कभी लोन ले लो, नौकरी तो कभी निकल जाएगी, कभी भी छूट जाएगी ना नौकरी। तो पैसा तो कभी भी माटी में मिल जाएगा, बंदा नशेड़ी कभी भी बन जाएगा।
लेकिन हमने असलियत को छोड़ करके नकली चीजों की तरफ जाना चालू कर दिया, वहीं से हमारे समाज का सत्यानाश होना शुरू हुआ। और समाज में जब तक इस चर्चा को, इस संवाद को लेकर के नहीं जाएंगे तो कैसे कैसे हम अगली पीढ़ी को ये बताएंगे कि जीवन कैसे जीना है। भाई आज तो आपने बता दिया पैसा होना चाहिए, तो बच्चा क्या कहेगा? चाहे नशा बेच का हो, चाहे गाड़ी बेच का हो, चाहे जमीन बेच का, पैसा होना चाहिए। चाहे माँ बाप ने छोड़कर विदेश पे लाना पड़ो, वो तो पैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया पैसा होना चाहिए। आपने बताया नौकरी होनी चाहिए, तो पेपर पास किसी और पे कराने लग जाएगा, पेपरों के लिए फ्रॉड करने लग जाएगा, पेपरों की फ्रॉड करने की एजेंसी खोलने लग जाएगा, वो पेपर पास कराने लग जाएगा, खुद का कराएगा किसी और का भी कराएगा। आपने तो बताया, हमने ही तो बताया, बड़ी पीढ़ी नहीं तो कि ये होना चाहिए। हमने ये कब कहा कि जीवन ऐसा होना चाहिए? जीवन पे बात ही नहीं करी हमने। इसीलिए फिर हमारा उस एक्सेप्टेंस के लिए कि सोसाइटी में लोग पैसे के लिए दौड़ने लगे, तो फिर फिर वो जो पुलिस वाला है वो भी पैसे लेने लग गया, क्योंकि उसको पता है कि समाज में इज्जत, पैसा मिलेगा तो इज्जत भी मिल जाएगी। अदरवाइज अगर उसको ये पता हो कि ये आज कि मैं जो आज गलती कर रहा हूं इसका भुगतान मेरे बच्चे को करना पड़ेगा। मान लो पुलिस वाले के बच्चे को हम चोर का बच्चा कहने लग जाएंगे कि तो ये तो हरामी है, तो रिश्वतखोर का बच्चा है, जो रिश्वतखोर पुलिस वाला है, कहने लग जाओ एक बार उसको कि रिश्वतखोर का बच्चा है, मजाल है, वो पैसे लेने चालू मतलब कंटिन्यू रखेगा। हम उसको इज्जत देते हैं। अगर हमने ये नहीं देखना चालू किया कि ये पैसा कमा कैसे रहा है, ये इज्जत का है, मेहनत का है, जमीर का है, या फिर करप्शन का है, और उसको उसके हिसाब से उसकी इज्जत बेइज्जती तय नहीं करी, तो अगली पीढ़ियों को हम बता नहीं पाएंगे कि सही रास्ता क्या है। दैट इज वाई, यही रीजन है कि हमारी जो तीसरी जो लाइन है, चौथी, उसमें कहा है शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजी का आधिपत्य खत्म होना चाहिए। समाज के विषय हैं, समाज बैठ के तय करे कि गांव में 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था बनेगी जिसमें 1000 का 1000 बच्चा अपने जिंदगी के लिए तैयार हो, समाज के लिए तैयार हो, और बड़ा होने के बाद उसको समाज में जगह मिले। और बहुत आसान है ये, मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है ये। मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आप लोगों को, हम लोगों को पूरे समाज में ये फीडिंग दे दी गई है कि नौकरियां हैं नहीं, रोजगार है नहीं। अरे नहीं, रोजगार ही रोजगार है, काम ही काम है, बेहिसाब काम है, समझ का रोड़ा है। आप में से जितने लोग समझ के लेवल 1, 2, 3 कवर करते हुए आएंगे, उनके साथ हमारी चर्चाएं रेगुलर होती है, और जब वो उस मॉडल को देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत आसान है। मैं कहा कैसे होगा? बस समझ में आ जाए बस। तो समझ में आने के लिए तो टाइम लगे ना। जीवन को समझने में समय लगता है। इसी बात की उम्मीद में आप अपने बच्चे के ऊपर जिंदगी के पहले 25 साल बेहिसाब पैसा खर्च करते हो कि 25 साल, और पैसा कॉलेजों में, ट्यूशनों पे, पता नहीं कहां कहां की ये सीख लेगा, ये अनुभव आ जाएगा, इसको आ जाएगा, पता लग जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, इसी के लिए तो खर्च करते हो ना 25 साल। और मोर्चा आपको 3 दिन की ट्रेनिंग में सिखा दे सब कुछ। नहीं समझे? थोड़ा सा मतलब इस बात को समझिए कि बहुत समय का काम है ये, क्योंकि हम जो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं वो 2029 के चुनाव या 2024 के, 16 में कहते थे 19 में चुनाव लड़ेगा, 19 में कहते थे 24 में लड़ेगा, अभी कहेंगे 29 में लड़ेगा। इतना ही है बस, चुनाव तक की अकल है बस अगलों में, इतनी बात करेंगे वो। इससे आगे की अकल होगी तो बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं 1000 साल की व्यवस्था कैसे बनाएं, और ऐसी व्यवस्था बनाएं कि जिसको तोड़ना इतना मुश्किल। हमारे पुरखे बना के गए हुए तो हमारे डीएनए में पड़ी है ना, वो ऑलरेडी पड़ी है अपने डीएनए में, हमने नहीं बनानी। वैद्य से पूछ के देखो, सारा ज्ञान पड़ा है, कहीं नहीं गया, कुछ खत्म नहीं हुआ। सिर्फ उस समझ को वापस रिवाइव करने की जरूरत है। जो अकल के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा है उसको साफ करने की जरूरत है, जो धूल पड़ गई है उसको छांटने की जरूरत है। समाज में जाके समाज के लोगों को बताने की जरूरत है कि एक बार बैठ जाओ, सुन लो, शांति से बताओ, ये वाली जिंदगी चाहिए कि ये चाहिए, परिवार का साथ चाहिए कि अकेलापन चाहिए। क्या बोलेगा गांव? बताओ ना जरा। कह देगा कि अकेला रहना है। एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको जो अकेला रहना चाहता हो, एक भी नहीं मिलेगा जो बीमार रहना चाहता हो, एक भी नहीं मिलेगा जो डिप्रेशन में रहना चाहता हो, एक भी नहीं मिलेगा जो अशिक्षित रहना चाहता हो, जो काम नहीं करना चाहता, एक भी नहीं मिलेगा जो दूसरे के
कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ना चाहता हो। हर आदमी अपनी मेहनत से, इज्जत से कमा करके अपना जीवन जीना और अपने बच्चों को खिलाना चाहता है। हर आदमी, मैंने मिला ही नहीं आज तक एक भी आदमी। उन्होंने व्यवस्था बना दी और हम लोगों को गलत फीड कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं जिया जा सकता, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और बैठ कर चर्चा करोगे, हमें केवल इतना सब्र होना चाहिए कि भैया जो बीज आज बोया है ये अपने समय पर अंकुरित होगा, अपने मौसम पर अंकुरित होगा, अपने मौसम पर। जो आज खेत में फसल लगी ना, जहां जहां जितनी भी आज के टाइम पे फसल लगी है और उसको लगे हुए महीना को हो गया है, मान लो महीना को हो गया होगा जी, जैसे गेहूं लगा है महीना को बोया हो गया होगा, ठीक है। अब एक महीना पहले आपने जो फसल बोई है, इसको अगर आप गर्मियों में बो देते, मई जून में अगर आप इसको बोएंगे तो क्या ये उग जाएगी? अरे जो फसल मतलब बननी ही सर्दियों में है, उसको आप साल के बाकी महीने जितना मर्जी बोते रहो, नहीं पैदा होगा, वो नहीं अंकुरित होगा भाई। वो जो बीज आपके पास है वो रेतीली मिट्टी का है तो रेतीली मिट्टी में ही पैदा होगा, पहाड़ी मिट्टी का है तो पहाड़ी मिट्टी में ही होगा, काली मिट्टी का है तो काली मिट्टी में होगा, चिकनी मिट्टी का है तो चिकनी मिट्टी में होगा।